गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 7 तक, जो कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड था, वहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। ये चैप्टर, जैसे कि आप सब हेडिंग से देख सकते हो कि एग्रीगेरियन सोसाइटी, एग्रीगेरियन का मतलब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर से, खेती से रिलेटेड सोसाइटी होती है, हम उस सोसाइटी से रिलेटेड बात करेंगे। और किस टाइम पीरियड में? मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में। पिछला चैप्टर 14 से 16 सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड चल रहा था। अब हम 16 से 17 सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड की बात करेंगे। और कहाँ की बात करेंगे? मुगल एम्पायर की बात करेंगे, टू बी स्पेसिफिक। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और वीडियो पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने का मिले तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है। तो हम 16th और 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ये वो टाइम था जब 85% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की विलेजेस में रहती थी, यानी कि रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम। पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स, और जो लैंडेड एलिट्स यानी कि जो थोड़े रिच क्लास थी, वो लोग भी एग्रीकल्चर यानी कि खेती से रिलेटेड प्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व होते थे और अपने हिस्से पे क्लेम करते थे जो भी प्रोड्यूस होता था। जैसे सपोज एक पेजेंट है, किसान है, या एक ऐसा इंसान है जिसके पास जमीन नहीं है, तो वो किसी और रिच एलिट की जमीन पे काम करेगा, तो इसमें से जो प्रोड्यूस होगा उस पे कुछ थोड़ी सी बहुत कम अमाउंट ऑफ पे मिलेगा उस लैंडेड जिसके पास जमीन नहीं है और जिसने यहाँ पे मेहनत की, उसको थोड़े से पैसे मिलेंगे। और बाकी सारा प्रोड्यूस किसके पास जाएगा? जो वो रिच एलिट है, वो भी अपना शेयर क्लेम करते थे। तो यहाँ पे कॉपरेशन यानी कि एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, समझना, वो होता था। और साथ बाय साथ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी एक दूसरे में। तो ये एग्रीगेरियन जो रिलेशनशिप था, जिसमें ये अलग अलग काम, देखो एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती नहीं है। एग्रीकल्चर में जब आपने खेती कर ली, उसके बाद वो सामान को स्टोर करना, उसको मार्केट में बेचना, ये सब काम भी एक तरीके से एग्रीगेरियन रिलेशन से ही रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें मिला के एग्रीगेरियन सोसाइटी, सॉरी रूरल सोसाइटी बनाती थी, जो कि मैंने आपको बताया कि 85% पॉपुलेशन 16th और 17th सेंचुरी में गांव के एरिया में यानी कि रूरल एरिया में रह रही थी। अब अगर हम उस वक्त की बात कर रहे हैं यानी कि 16th और 17th सेंचुरी में, तो उसके आउटसाइड ऑल्सो एंटर इनटू रूरल वर्ल्ड। कुछ बाहर की एजेंसीज भी रूरल वर्ल्ड में आई थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज मुगल स्टेट, जो कि काफी इनकम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेती थी। कैसे भाई? स्टेट को टैक्स देना पड़ेगा लोगों को, तो रेवेन्यू एक्सेसर्स कलेक्ट करते थे। जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, आपको उस पे रेवेन्यू में से आपको एजेंट्स होते थे जो मुगल एम्पायर के, वो कलेक्ट करते थे, रिकॉर्ड्स रखे जाते थे और प्रॉपर कंट्रोल होता था। क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी है, ठीक है, लेकिन ऊपर रूल तो मुगल एम्पायर का चल रहा है ना, तो वो किंग है, तो वो जो चाहेंगे वही चीज हो रही थी। तो वो यहाँ पे रूरल एरियाज में भी उनका प्रॉपर कंट्रोल था। वो देखते थे, रिकॉर्ड रखते थे कि कौन सी जगह पे क्या खेती, क्या किया जा रहा है, कितना ग्रो किया जा रहा है, कल्टीवेशन पे ध्यान दिया जाता था। शेयर ऑफ टैक्सेस स्टेट को दिए जाते थे, यानी कि मुगल एम्पायर में जो राजा होता था वो टैक्सेस लेता था। एक टाइम में काफी सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, उनको बेचना, उनका ट्रेड व्यापार किया जाता था, पैसे मार्केट में एंटर किया जाता था। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर एरिया को टाउन से लिंक करती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एग्रीकल्चर करना काफी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर मार्केट होगी। तो ये पूरा एक चेन बन जाती है। और वही चेन एक चेन है जो रूरल सोसाइटी को टाउन एरिया, अर्बन एरिया से लिंक कर देती है। तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी देखने में बहुत छोटा प्रोसेस है,
लेकिन ये मार्केट तक जा रहा है और वो टाउन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था आपकी चैप्टर का। अब हम चलते हैं पेजेंट्स एंड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो किसान हैं वो बेसिकली क्या उगा रहे हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी विज द विलेज। विलेज एक बेसिक यूनिट है इनहेबिटेड बाय पेजेंट्स, किसान, जो कि काफी अलग सीजनल टास्क होते थे। जैसे किसी सीजन में आपको सीड्स लगाने, सिर्फ पहले तो आप जमीन को अच्छे से जो फर्टाइल करोगे, उसको जोतना जमीन को, उसके बाद आपने उसमें सीड्स लगाने हैं, फिर वाटर करना है, उसके बाद पेस्टिसाइड्स लगाने हैं, पेस्टिसाइड्स डालने हैं, फिर लास्ट में हार्वेस्ट होगी। तो अलग अलग सीजन के हिसाब से फार्मर्स को भी काम करना पड़ता था, जिसके कारण जो बाद में फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, जैसे कि सॉइल सोइंग, मैंने आपको बताया बीज लगाने हैं, हार्वेस्ट करना है, और फिर एंड में जब लास्ट प्रोसेस होता है हार्वेस्ट करना। तो इसमें प्रॉपर लेबर लगती है, ये बहुत आसान नहीं होता खेती करना। एक किसान का काम बहुत मेहनत वाला काम होता है, और यही सारा एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स गुड्स है। जो आपको चाहे वीट लग रही है, राइस उग रहे हैं, कोई भी चाहे शुगर है, कॉटन है, कुछ भी उग रहा है, वो एग्रो बेस्ड गुड्स है। सच एज शुगर, ऑयल, कुछ भी ग्रो हो रहा है, कोई स्पेसिफिक नहीं, जो भी वो एग्रो बेस्ड गुड्स है। बट जो रूरल इंडिया था, वहां पे सिर्फ आपको पेजेंट प्रोडक्शन यानी कि सिर्फ फार्मर या खेती नहीं मिलती थी, और भी बहुत सारी तरीके की चीजें थी, क्योंकि सारी जमीन ऐसी नहीं होती जहां खेती की जा सके। कुछ जमीन है जो बंजर है, पहाड़ वाले एरिया में ज्यादा खेती नहीं की जा सकती, उसमें तो कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। और इन द सेम वे जो कि फर्टाइल जमीन है, उसकी तरह आप जो पहाड़ की जमीन है वहां पे आप खेती नहीं कर सकते, या जो जमीन सूखी है, बंजर है, आप वहां पे उतनी अच्छी खेती नहीं कर पाओगे। कुछ एरिया में फॉरेस्ट भी होता था। तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ऐसा नहीं है कि ये अगर ये पूरी विलेज है तो इस विलेज में हर ही जगह पे आप देखोगे कि खेती चल रही है। नहीं, सारी जमीन पे खेती नहीं हो सकती। कुछ जमीन सही है, वहां पे खेती होगी, लेकिन कुछ ड्राई एरिया है, कुछ ऐसा जहाँ पे हिली एरिया, पहाड़ है, तो वहां पे उतनी अच्छी खेती नहीं हो पाएगी। तो ये बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। अब हर चैप्टर में सबसे पहले हम सोर्सेस को देखते हैं, तो यहाँ पे भी हम सोर्सेस देखेंगे। तो जो रूरल सोसाइटी थी, वो जो काम करते थे, हु वर्कड इन लैंड एज पेजेंट्स, वो लोग का काम कर रहे हैं, उनको काम करना है अपनी फार्मिंग का, उनको सीड्स डालने हैं, उनको लैंड का ध्यान रखना है, उनको वाटर करना है, उनको हार्वेस्ट करना है। वो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं लिख रहे, उनके पास इतना काम नहीं था, इतना टाइम नहीं था उनके पास बहुत सारा काम था। तो मेजर सोर्सेज जिनसे हमें उन लोगों के बारे में, जो हम 85% रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं उनके बारे में, जो 16th और अर्ली 17th सेंचुरी में वहां रह रही थी, वो थे क्रॉनिकल्स। जो वहां के क्रॉनिकल्स, जो उनके मुगल कोर्ट के मंत्रियों ने लिखी बातें, डॉक्यूमेंट्स, जो वो रिकॉर्ड्स रख रहे थे ना, हमने देखा था टैक्सेस इकट्ठे करने के लिए, तो वो रिकॉर्ड्स हमें उनसे पता चलता है। ये आपको चैप्टर 9 में और बेहतर तरीके से पता चलेगा, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो हम कह रहे थे कि उनको रेवेन्यू मिलता था स्टेट को, तो उसके लिए वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखते थे। उन रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो आपको याद रखना है वो है एन अकबरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में एन भी आप यूज करेंगे आगे। ये इनके ऑथर थे अकबर के कोर्ट में एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था अबुल फैजल। उन्होंने ये एन अकबरी को लिखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड माना जाता है। इससे आपको लोगों के बारे में भी पता चलेगा और अकबर के बारे में भी बहुत सी चीजें पता चलती हैं। ये एन अकबरी और प्रॉपर जो उन्होंने अकबरनामा पूरा जो लिखा है अबुल फैजल ने, उसमें काफी डिटेल में चीजें लिखी गई हैं, और वहां से आपको रूरल एरिया और वहां के लोगों के जो जमींदार थे उनका कैसा रिलेशन था, रेवेन्यू कैसे इकट्ठा किया जाता था, आपको सब कुछ पता चलेगा। जो मेन पर्पस था एन अकबरी का, वो था अकबर के एम्पायर का विजन दिखाना, कि यहाँ लोग कितनी हार्मनी से रहते थे, इतना स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास थी, अकबर बहुत स्ट्रॉन्ग रूरल थे, और कोई भी अगर उनके अगेंस्ट विद्रोह करता था तो उस विद्रोह को कुचल दिया जाता था। ये सारी बेसिकली अकबर के जो राज था उस वक्त का, जो उसका रूल था, उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसको दिखाने के लिए कि वो कितना बढ़िया राज था उस वक्त, लोग कितने शांति से रहते थे, कोई विद्रोह करता था तो उसको कुचल दिया जाता था। हर एक एक चीज बेसिकली उस तरीके से लिखी गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अबुल फैजल है वो अकबर के कोर्ट में है, और अकबर ही उनको, क्योंकि राजा जो है
आप उसके अगेंस्ट नहीं लिख सकते। तो इसीलिए उन्होंने बिल्कुल उनकी तारीफ में ही हर बात लिखी है और प्रॉपर डिटेल में लिखी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हवा में लिखी है, काफी अच्छे से रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं। तो हमें इसमें राजा के बारे में यानी कि अकबर के बारे में तो बहुत अच्छे से पता चल जाता है, अकबर के मिनिस्टर्स के बारे में भी अच्छे से पता चल जाता है, पॉलिसीज जो रूल्स थे उसके बारे में भी हम समझ जाते हैं। लेकिन जो असल के किसान थे उनके बारे में हमें बहुत ऊपर ऊपर से और बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पता चल पाता। जो एन के अकाउंट्स हैं वो अगर हम बाकी के डिस्क्रिप्शंस देखें तो हमें बाकी के सोर्सेज नहीं मिलते हैं। अगर डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आप देखो, आपको गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ एरियाज के नहीं मिलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स किए हैं। जब हम आगे ईस्ट इंडिया कंपनी का मेथड देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इन सारे सोर्सेज में ना एक कॉन्फ्लिक्ट है। वो कहते हैं कि जो पेजेंट हैं, जो किसान हैं, जो जमींदार हैं, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कैसे दिखाते हैं कि किसान को वो लोन दे देते हैं और वो बेचारा पूरी जिंदगी उस कर्ज को झुकाता रहता है। तो हर रिकॉर्ड में ही दिखाया गया था कि पेजेंट्स, जमींदार और जो स्टेट थी यानी कि जो मुगल रूल था उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहती थी। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो स्टेट थी वो शायद किसानों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं कर रही थी, तभी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। तो पेजेंट्स और जमीन की बात करते हैं तो एक टर्म है जो कि इंडो पर्शियन सोर्सेज से हमें मुगल पीरियड में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है पेजेंट्स के लिए, वो है रायत। रायत का प्लूरल होता है राया। बहुत सारे किसान तो राया हो गए और एक किसान है तो वो रायत हो गया। ये इंडो पर्शियन वर्ड है क्योंकि उस वक्त पर्शियन बहुत चलती थी मुगल कोर्ट्स में, तो वो पर्शियन वर्ड यूज करते थे, या फिर मुजारन। इन एडिशन हम एक और टर्म किसान तो हम आज भी यूज करते हैं, और असामी, ये तरीके की टर्म्स भी आपको देखने को मिलती हैं। पेजेंट्स आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक खुद काश्ती और एक पही काश्ती। खुद का मतलब क्या होता है? खुद का मतलब होता है खुद से, मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ। और पही काश्ती आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो। इस तरीके के दो तरीके के डिस्क्रिप्शंस है। जो पही काश्ती हैं वो लोग हैं जो नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर्स हैं, उनके पास अपना लैंड नहीं है, वो किसी और की जमीन पे कल्टीवेट करते हैं, काम करते हैं, और जो भी उनको वहां से थोड़ा सा पैसे मिलते हैं वही उसी से वो अपनी लाइफ बसर करते हैं। जैसे किसी एरिया में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया, फेमाइन आ गया, कोई बाढ़ आ गई और वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए, तो वहां पे उनके पास अपनी जमीन नहीं है तो वो किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं। जो खुद काश्ती हैं उनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी। और हमें सेल्डम डिड एवरेज जो पेजेंट नॉर्थ इंडिया में दिखता है, हमें दिखता है कि उनके पास एक पेयर ऑफ बुलक यानी कि बुलक्स होती थी और 2 प्लो होते थे उनके पास। और गुजरात के एरिया में हमें दिखता है कि 6 एकड़ तक की जमीन उनके पास होती थी। बंगाल के एरिया में 5 एकर्स तक अपर लिमिट थी। तो जो रिच असामी यानी कि जो रिच फार्मर्स किसान होते थे उनके पास 10 एकर्स तक जमीन होती थी। तो ये हमें अलग अलग वहां की एवरेज दिखती है कि एक नॉर्मल असामी यानी एक नॉर्मल किसान जिसके पास जमीन थी, ये हम पही काश्ती की बात नहीं कर रहे। पही काश्ती तो वो लोग हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, ये हम खुद काश्ती की बात कर रहे हैं जिनके पास अपना लैंड है। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग लिमिट थी। सब लोग अलग अलग तरीके के अपना, किसी के पास बुलक है, किसी के पास सिर्फ छोटी सी जमीन है, किसी के पास 10 एकड़ तक की जमीन है, तो सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। अब अगर हम इरिगेशन की बात करें, क्योंकि पानी, वाटर तो क्या कहते हैं, फसल के लिए आपकी जो फील्ड में बहुत जरूरी है। तो जमीन तो बहुत सारी है, लेबर भी है, लोग भी हैं, तो और एक जगह से दूसरी जगह लोग मूव भी करते हैं, जिसके कारण आपको लेबर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्राइमरी पर्पस हमें दिखता है कि जो बेसिक स्टेबल वो था राइस, व्हीट और मिलेट्स। ये बहुत ज्यादा वहां पे जो मेन फूड खाया जाता था प्राइमरी, वो यही था और इसी को ज्यादा उगाया भी जाता था। 40 इंचेस या ज्यादा की रेनफॉल जब होती है तभी वो राइस प्रोड्यूसिंग जोन होता है। ये बात आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ी होगी कि जहां पे 40 इंचेस से ज्यादा बारिश होती है वहीं चावल उग सकता है। अगर आपने चावल के फील्ड्स भी देखे हो तो उनके फील्ड में भी पानी होता है, और व्हीट और मिलेट्स में थोड़ा कम पानी चाहिए होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी राइस के प्रोडक्शन में चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो मानसून आता है, तो मेन इंडियन एग्रीकल्चर इवन तब भी और आज भी मानसून पे ही डिपेंडेंट था और आज भी है।
अगर हम बाकी एडिशनल वाटर की बात करें, कभी कभी बारिश अनइवन हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम्स भी बनाए गए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे ये देखो आप, ये व्हील तरीके का डिस्क्राइब किया गया है, इसमें से पानी निकलेगा, तो ये पर्शियन व्हील कहा जाता है, जो कि बनाया गया था किसके लिए? वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए। तो अलग अलग आर्टिफिशियल टेक्निक्स भी बनाई गई थी। देखो, अगर हम नेचुरल टेक्निक की बात करें वाटर की, तो नेचुरल तो सिर्फ मॉनसून है, जब रेन होगी। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल में जैसे पर्शियन व्हील हो गया, आर्टिफिशियल आपने केनाल्स बना दी, जिनको हम नहर भी कहते हैं, और जैसे भी हमने ऊपर पर्शियन व्हील देखा था, बना दिया, तो ये आर्टिफिशियल होंगे। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेट सपोर्ट करती है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में आपको कैनाल्स, नहर दिखेंगी, और बाद जो पुरानी नहर जैसे शाह नहर थी पंजाब के एरिया में, तो इसको शाहजहां के टाइम में बनवाया गया था और इसको बाद में रिपेयर भी कराया गया। रिपेयर द ओल्ड वंस, तो शायद ये शाह नहर पहले से बनी थी, लेकिन शाहजहां के टाइम में इसको रिपेयर कराया गया। एग्रीकल्चर जो लेबर होती थी वो बहुत इंटेंसिव एग्रीकल्चर, पेजेंट्स डिड नॉट यूज टेक्नोलॉजीज, उनको केटल्स यूज करनी पड़ती थी, एनर्जी, उनको ज्यादा टेक्नोलॉजी उस वक्त थी नहीं, तो ज्यादा मेहनत का काम होता था। वुडन प्लॉ, लकड़ की प्लॉ, आज की डेट में तो आयरन की यूज की जाती है, या फिर अब तो मशीन ही आ गई है, लेकिन तब वुडन प्लॉ यूज की जाती थी। वुडन प्लॉ ही यूज की जाती है, आयरन टिप होती थी उसकी, हाँ सॉरी, आयरन की नहीं, वुडन प्लॉ पे आयरन की टिप। एंड दिस देयरफॉर डिड नॉट मेक अ डीप फरो, क्योंकि वो इतनी गहरी नहीं जा पाती थी, तो इसीलिए मॉइस्चर प्रिजर्व करने के लिए हॉट मंथ्स में उसको ज्यादा ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जायंट ऑक्सन, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको ऑक्स वो बैल से करवा रहे हैं और फिर उसमें बीज डाल रहे हैं, सीड्स डाल रहे हैं, या फिर सीड्स ब्रॉडकास्ट करना, एक ही जगह से दूर दूर तक फेंकना, उस तरीके से वो अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं। आयरन का ब्लेड विद नैरो हैंडल, एक आयरन का ब्लेड है खुरपी जैसा, उस पे एक लक्कड़ का हैंडल है। इस तरीके की बेसिकली सारी मैनुअल लेबर यूज की जा रही है, उस वक्त सारा काम वो खुद कर रहे हैं, हमें ये दिख रहा है। एग्रीकल्चर दो मेजर सीजन्स में ऑर्गेनाइज था, एक था खारिफ जो कि ऑटम सीजन, और एक राबी जो कि स्प्रिंग सीजन। ये पूरा ज्योग्राफी से कनेक्ट हो रहा है। जो टेरेन वाला एरिया था मोस्टली एरिड था या इनहॉस्पिटेबल था, क्योंकि टेरेन्स हैं वहां पे, तो वहां पे मिनिमम दो क्रॉप्स, या जिसको हम दो फसला, दो मतलब टू होता है, तो दो फसल या दो क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे। लेकिन जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, तो वहां पे तीन क्रॉप्स तक भी ग्रो किए जाते थे। एन अकबरी में हमें, तो सोर्स हमारा एन अकबरी ही चल रहा है। एन अकबरी में हमें ये दिखता है कि मुगल एम्पायर में जो आगरा था, आगरा में 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, दिल्ली में 43 दो सीजन्स में, और बंगाल में 50 वेराइटीज ऑफ राइस ग्रो की जाती थी। सिर्फ बंगाल ही बंगाल में 50 वेराइटी ऑफ राइस, देखो कितनी गजब की बात है। तो बेसिक स्टेबल, अब हमें एग्रीकल्चर में जो फोकस था वो डिड नॉट मीन दैट एग्रीकल्चर इन द मेडिवल इंडिया वाज द ओनली फॉर सबसिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर कर रहे थे, वहां पे आपको प्रॉपर ट्रेड भी दिखेगा एग्रीकल्चर से। जिन्स ई कामिल, जिसको परफेक्ट क्रॉप कहते हैं, मुगल्स एनकरेज करते थे आप ऐसे क्रॉप ग्रो करो जिनसे उनको ज्यादा मुनाफा मिले, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर हो गया। उन लोगों को, उन क्रॉप्स को जिनसे कामिल बोलते थे, जिनसे उनको रेवेन्यू ज्यादा मिले। कॉटन ग्रो की जाती थी उन एरियाज में जो कि सेंट्रल इंडिया में या फिर दक्कन प्लेट्यू के एरिया में, जैसे कि वेरस बंगाल चीनी के लिए बहुत फेमस था। कैश क्रॉप्स जैसे कि ऑयल सीड्स, मस्टर्ड हो गया, सरसों का तेल, एंड लेंटिल्स, लेंटिल्स यानी कि पल्सेस, इनको उस टाइम पे वो कैश क्रॉप थे, तो वो भी ग्रो किए जाते थे। आज की डेट में कैश क्रॉप्स में आप कॉफी कह सकते हो। तो ये कैश क्रॉप्स थे। और तो हम ये देखते हैं कि वहां सबसिस्टेंस यानी कि किसान अपना पेट भरने के लिए भी खेती कर रहा है और कमर्शियली ट्रेड करने के लिए भी खेती कर रहा है। तो आपको एवरेज वहां पे पेजेंट्स हर तरीके के दिखेंगे। 17th सेंचुरी में हमें कुछ नए तरीके के क्रॉप्स देखने को मिले, जैसे पहले अभी हमें सिर्फ व्हीट, राइस, मस्टर्ड ऑयल हो गया और कॉटन हो गई, शुगर हो गई, हमें कुछ ये बेसिक चीजें ही मिल रही थी। लेकिन अब 17th सेंचुरी में हमें कुछ नए तरीके के क्रॉप्स देखने को मिले, जैसे कि कॉर्न, मेज, मक्का,
ये इंडिया में अफ्रीका से इंट्रोड्यूस हुआ था एंड स्पेन से। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेज हमारे इंडिया का नहीं है, ये अफ्रीका से आया था, अफ्रीका और स्पेन के एरिया से, और ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। टोमेटो, पोटैटो, चिलीज, देखो ये आज हमारे किचन का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ये इंडिया के नहीं थे, ये इंट्रोड्यूस हुए थे कब? 17th सेंचुरी में। तो टोमेटो, पोटैटो, चिलीज ये भी इंट्रोड्यूस हुए थे न्यू वर्ल्ड से। और फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल और पपाया ये भी हमारे यहाँ के नहीं है। तो आप देख रहे हो कि 17th सेंचुरी में आपको न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, और इनका भी ट्रेड होगा, जाहिर सी बात है। ये सबसिस्टेंस नहीं है तो कमर्शियल में आएंगे ना, कि अब इनका व्यापार किया जाएगा। तो नए तरीके के क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस हुए, और दो फसला जहाँ पे दो क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, और जहाँ पे ये रेन अच्छी हो रही है वहां पे 3 क्रॉप्स तक ग्रो किए जाते थे। जैसे कि बंगाल के एरिया में 50 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती थी ऑफ राइस, सिर्फ बंगाल ही बंगाल में। सोचो कितनी हैरानी की बात है। और हमारे देश की एग्रीकल्चर कितना बेहतरीन था और आज भी है, ऑल थैंक्स टू आवर फार्मर्स। तो विलेज कम्युनिटी, जब हम विलेज की बात करें तो अभी हमने देखा कि वो लोग क्या काम करते थे, लेकिन विलेज में या फिर इवन रूरल एरिया या फिर आप शहर की बात करो तो वहाँ लोग, बहुत सारे पीपल रहते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल साथ में काम करते हैं, जाहिर सी बात है कम्युनिटी है। तो उनकी कम्युनिटी कैसी थी, किस तरीके से काम करते थे, जाहिर सी बात है कुछ कास्ट सिस्टम रहा होगा, रूरल एरिया में कुछ नॉर्म्स माने जाते होंगे, तो वो सब क्या थे ये नॉर्मल लोगों ने नहीं लिखा, ये हमें एन अकबरी में जो या फिर जो मुगल कोर्ट के ऑफिशियल्स ने लिखे हैं वही रिकॉर्ड हमें दिखते हैं, वहीं से ही पता चलता है। तो ये मत सोचना आप कि आम लोगों ने लिटरली बैठ के ये सब लिखा था, नहीं, उन लोगों को तो अपने दिनचर्या जो काम होते थे वो वही कर रहे थे। ये तो रिकॉर्ड जो ऑफिशियल मिलते हैं हमें वहां से पता चलता है, इसीलिए हम फुल्ली इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो किंग के अगेंस्ट कभी भी नहीं दिखाएंगे। ये बात इसलिए हमेशा जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो आपको याद रखनी है, और आंसर राइटिंग में भी आपको हमेशा ये चीज को मेंशन करना है। तो विलेज कम्युनिटी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक के चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में या किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक फटाफट से कर दीजिए, और आई होप आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आप लोग का मोटिवेशन, जो आप लोग सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और इससे रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं बना चुकी हूँ, और चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको रिवीजन करने का मन करे तो 15 मिनट्स की रिवीजन वीडियो भी मैंने बनाई है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई अभी के लिए। तो अब मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में जिसमें हम विलेज कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड डेफिनेटली कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम चैप्टर 7 तक, जो कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड था, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम चैप्टर 8 पेजेंट, जमींदार एंड द स्टेट डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने सोर्सेस को देखा, हमने देखा कि कैसे ऑर्डिनरी लोग जो थे वो नहीं लिखते थे। तो मेजर सोर्स जो आपकी इस चैप्टर का रहेगा वो है एन अकबरी, जो कि अकबर के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे या हिस्टोरियन कह सकते हो। उनका नाम था अबुल फैजल। उन्होंने इसको लिखा है और हमें वहां से काफी कुछ डिटेल्स पता चलती हैं रिगार्डिंग द पेजेंट्स और कैसे उनकी लाइफ रही होगी। हमने कुछ टर्म्स भी डिस्कस की थी, जैसे कि रियायत, जिसका प्लूरल है राया, मुजरन, किसान, असमी। इसका किसान तो आज भी हम टर्म यूज करते हैं। ये इंडो पर्शियन सोर्सेज हैं और ये टर्म्स हैं क्योंकि उस वक्त पर्शियन मुगल टाइम में, अकबर के टाइम में स्पेशली चलती थी। फिर हमने 2 तरीके के लैंड ओनर्स देखे थे, एक पही काश्ती और एक खुद काश्ती। पही काश्ती वो जो कि किसी और के लैंड पे काम कर रहे हैं, और खुद काश्ती जिनके पास खुद का लैंड होता है। फिर अलग अलग इरिगेशन टेक्निक्स यूज की जाती थी। रेनफॉल जब भी होती, मेन हमारी कंट्री में मॉनसून एक सोर्स है रेन वाटर, क्योंकि
प्लांट्स को पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है रेनफॉल। आज भी मॉनसून पे हमारी पूरी खेती डिपेंड करती है। तो उस वक्त भी, लेकिन हमेशा तो आप रेन पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते, तो कभी कभी आर्टिफिशियल हमने नहर और अलग अलग कैनाल्स देखी, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था शाह नहर कैनाल, ये पंजाब के एरिया में थी। शाहजहां के टाइम में इसको ठीक करवाया गया था। तो ऐसे करके हमने देखा था। और कुछ जगहों पे 2 क्रॉप्स ग्रो होते थे, उनको 2 फसला कहते थे, और जहां पे बहुत अच्छी रेनफॉल होती थी वहां पे 3 क्रॉप्स तक ग्रो किए जाते थे। और सिर्फ बंगाल ही बंगाल में 50 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे। और सिर्फ सबसिस्टेंस यानी कि अपने ही खाने के लिए प्रोडक्शन किसान नहीं कर रहा था, कमर्शियल प्रोडक्शन भी हो रही थी। क्रॉप्स जैसे कि कॉटन और शुगर, इनको एक्सीलेंस, इनको जिनसे कामिल कहा जाता था। फिर हमने कुछ ऐसे क्रॉप्स देखे जो इंडिया में 17th सेंचुरी की अर्ली टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि मेज। वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटो, पोटैटो आज हमारे किचन का ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं कि हमें लगता है ये इंडिया के ही हैं, लेकिन ये न्यू वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हुए थे। टोमेटो, पोटैटो, चिलीज एंड कुछ फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल, पपाया। अब हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, अब हम यहाँ की कम्युनिटी, जो विलेज की कम्युनिटी थी, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन को। विलेज कम्युनिटी, हमने ऊपर देखा कि काफी सारा काम होता था अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हम बात करें, क्योंकि आपको इसमें पेजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत टेक्नोलॉजी है। हमारी कंट्री में अभी आपको इतना नहीं दिखेगा रूरल एरियाज में, लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी दिखेगी। लेकिन वहां पे जब हम 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो पेजेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती थी। तो मुगल सोसाइटी का कैसा रिलेशन था एक दूसरे के साथ, सोशल ग्रुप्स कैसे थे, वहां पे किस तरीके की रिलेशनशिप्स थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे क्या, कहते हैं ना ओपिनियन में अलग होना, किस तरीके की चीजें थी, ये अब हम देखेंगे। अब अगर हम कलेक्टिव विलेज की बात करें तो काफी सारे सोशल एग्जिस्टेंस आपको दिखेगी। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिखेंगे कम्युनिटी के। पहला है कल्टीवेटर, जैसे किसान कह सकते हो आप उसको। दूसरा है पंचायत, ये पंचायत तो आज की डेट में भी है तो आप इससे समझ सकते हो। और तीसरा है हेडमैन, जैसे आज की डेट में हम पंच कह देते हैं तो उस वक्त हेडमैन होते थे। तो ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनको मुकद्दम और मंडल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से थे अगर आपको विलेज की बात करें मुगल टाइम पीरियड में, तो 3 हैं, कल्टीवेटर किसान, पंचायत और विलेज हेडमैन जो विलेज का मुखिया है। तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कास्ट, ऑब्वियसली बेसिस ऑफ कास्ट और अदर चीजों के बेस पे भी डिस्टिंक्शन होता था। हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते थे उस वक्त। इसका क्या मतलब है कि जैसा आपके पास कितना लैंड है, आपके यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, लेबरर जैसे कि मजदूर कहते हैं या मजदूर आज की डेट में कह देते हैं, तो तब उसको मजदूर कहा जाता था। इसके बेस पे आपका एक स्टेटस था। अबंडेंस ऑफ कल्टीवेटेड लैंड था, लेकिन कास्ट ग्रुप्स के बेस पे काम डिवाइड किए जाते थे एंड वहां पे पॉवर्टी भी एग्जिस्ट करती थी। कोई सेंसस नहीं था तब, तो इसलिए हमारे पास काफी कम डेटा है ग्रुप्स से रिलेटेड कि विलेज पॉपुलेशन में कैसे ग्रुप्स थे। तो क्योंकि आज की डेट में तो हर 10 साल बाद सेंसस हो रहा है, इवन ब्रिटिश टाइम में भी अगर आप आगे देखोगे तो उन्होंने सेंसस रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए थे। लेकिन तब के पास ऐसे सेंसस तब के टाइम के हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए लीस्ट रिसोर्सेज वे कॉन्स्ट्रेन्ड और कास्ट हायरार्की के बेस पे, जैसे कि दलित्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उस टाइम उनको काफी कम रिसोर्सेज पे एक्सेस होता था। तो ये डिस्टिंक्शन आपको कम्युनिटीज में दिखेगा। अब एक मुस्लिम कम्युनिटी होती थी वो भी मिनियल काम करते, जैसे कि उनको हलाकोरम कहा जाता था, स्कैवेंजर्स। ये भी उनको उस एरिया के विलेज की बाउंड्री के बाहर के एरिया में रखा जाता था। और इसी तरीके से एक थे मल्हाजादास,
इनको कहा जाता था सन ऑफ बोटमैन। ये बिहार के एरिया में थे एंड इनको भी कंपेरेबली टू स्लेव्स की तरह इनको कंपेयर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कास्ट, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो उसका डायरेक्ट रिलेशन है पॉवर्टी से, ठीक है। तो लेकिन सच कोरिलेशन वर नॉट मार्क्ड सो एज एन इंटरमीडिएट लेवल। आप कभी कभी आप इस चीज को मार्क कर सकते हो कि हाँ कास्ट का पॉवर्टी से रिलेशन हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। आपको कुछ नए एरियाज में, स्पेसेस में नई कम्युनिटीज दिखेंगी, जैसे कि जाट्स, ये लोअर स्टेटस के थे। इनको गोरवास हु कल्टिवेटेड लैंड इन वृंदावन का एरिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे इनको राजपूत स्टेटस इन 17th सेंचुरी। तो कहीं कहीं पे ना हम कास्ट सिस्टम में बहुत इजीली नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि जैसा लिखा गया है वैसे ही होता होगा। जैसा हमने जब महाभारत वाला चैप्टर 4 पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि चंडाल्स के बारे में और दलित्स के बारे में इतना एक्सट्रीम लिखा गया था, लेकिन जब हमने हकीकत को समझा तो हमने कहा इतना एक्सट्रीम नहीं होता था। तो जो लिखा गया है हकीकत में कितना होता था वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास उस टाइम के प्रूफ्स नहीं है। कास्ट जैसे कि अहिर्स, गुज्जर्स, मलीस, इनका भी हेरारिकल स्टेटस बढ़ गया। तो ऐसा नहीं था कि हेरारकी कांस्टेंट थी कि आप एक बार लो कास्ट में हो गए तो आप बढ़ भी सकते हो। जैसे हमने कुछ ऐसे रूलर्स भी देखे थे जो ब्राह्मण थे, जबकि माना जाता था कि सिर्फ क्षत्रिय ही है जो किंग बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ब्राह्मण, या जैसे हम मौर्य एम्पायर की बात करें तो मौर्य एम्पायर के लोग तो शूद्रास में आते थे, लेकिन वो भी फिर एम्पायर उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो धीरे धीरे हेरारकी में ये कुछ कम्युनिटीज थी जो बढ़ी। अगर हम ईस्टर्न रीजन में जाएं तो वहां पे पेस्टोरल और फिशिंग का काम भी किया जाता था। तो कुछ कम्युनिटीज को वहां पे किसान का स्टेटस मिल गया क्योंकि वो ये काम करती थी। तो धीरे धीरे आपको कम्युनिटीज में वहां पे आपको स्टेटस में भी चेंजेस दिखे हैं। अब ये तो पहला हिस्सा था कल्टीवेटर। अब दूसरा और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट था पंचायत और हेडमैन। जो विलेज पंचायत होती थी, जो वहां के एल्डर लोग, बुजुर्ग जिनको एक्सपीरियंस है, उन लोगों को मिला के, इंपॉर्टेंट लोग जो होते थे उस विलेज के, उन लोगों को मिला के ये पंचायत बनाई जाती थी। इसमें मिक्स्ड कास्ट विलेज होती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कास्ट के ही लोग पंचायत में हैं, मिक्स्ड कास्ट होती थी, हेट्रोजीनियस बॉडी, अलग अलग कास्ट के लोग इसमें होते थे। पंचायत रिप्रेजेंट वेरियस कास्ट, जैसे कि इसमें मिक्स कास्ट लिखा है तो काफी अलग अलग कास्ट के लोग इसमें होते थे। विलेज मिलेनियन कम एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड देयर। तो वहां पे उन लोगों को जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं या जो छोटे काम कर रहे हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता था, और जो डिसीजन पंचायत लेती थी वो हर मेंबर को मानना पड़ता था। ये बात तो आज की पंचायत के लिए भी सही है कि जो पंचायत डिसीजन लेती है वो सब मानते हैं, लेकिन आज की डेट में ना हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हमारे पास पावर है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। लेकिन तब कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, तो तब की जो पंचायत कह रही थी वो हर इंसान को मानना ही पड़ता था। अब पंचायत का एक मुखिया होता था जिसको आज की डेट में हम पंच कह देते हैं, तब पंच टर्म नहीं थी, तब उनको हेडमैन बोला जाता था या फिर मुकादम या मंडल। ये हमें कुछ सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि जो हेडमैन होते थे वो मतलब सबकी सहमति, जो भी विलेज के एल्डर्स हैं उन सबकी सहमति से चुने जाते थे। एंड जो वहां के सारे लोग मिलके चुन रहे हैं उनकी मर्जी के बाद जो वहां का जमींदार है उनकी मर्जी भी मानी जाती थी। तो विलेज हेडमैन कैसे बन रहा है, जो विलेज का हेडमैन है, पहले तो वहां के जो एल्डर लोग हैं, एल्डरली पीपल, वो अपनी मर्जी बताएंगे, प्लस जो वहां के जमींदार हैं अगर उनको इनकी मर्जी सही लगी तो दोनों की मर्जी मिला के फिर एक विलेज हेडमैन बनता है। और विलेज हेडमैन वही होगा जिसको विलेज के एल्डर, जो विलेज के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं या जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका सपोर्ट है। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो विलेज हेडमैन अपनी पावर को लूज कर देगा। अब विलेज हेडमैन के काम क्या क्या होते थे, उसको हर चीज में सुपरवाइज करना होता था, विलेज के अकाउंट्स ठीक से मेंटेन हों, पटवारी का जो काम होता है अकाउंटेंट का, सब खाते अच्छे से मेंटेन हो, ये काम विलेज हेडमैन का होता था। पंचायत, अब पंचायत को पैसे भी चाहिए, तो पंचायत के पास फंड्स कहाँ से आएंगे, जो कॉमन लोग हैं
वो फाइनेंशियल पूल करते थे, वो पैसे इकट्ठे जोड़ते थे एंड ऐसे करके उनके पास फंड्स आते थे और फंड्स वर डिफरेड द कॉस्ट ऑफ एंटरटेनिंग रेवेन्यू ऑफिशियल्स हु विजिटेड द विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स आते थे, जो पैसे इकट्ठे करने आते थे, उनके लिए भी यहीं से ही पैसे आते थे। कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो भी अच्छे काम करने हैं, जैसे अगर आपको पानी के लिए कोई नहर बनानी है या कोई आपदा आ गई, नेचुरल क्लैमिटी से फ्लड्स आ गए, तो वो सब काम भी इन्हीं फंड्स से ही पूरा किया जाता था। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल मैंने आपको बताया ही था। तो ये ना एक इंसान, अकेला किसान नहीं कैनाल बनवा सकता। नहर बनवाने के लिए काफी सारी लेबर की जरूरत पड़ती है और लेबर से भी पहले आपको काफी सारे पैसे चाहिए, मनी चाहिए। तो एक किसान अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए पूल किया जाता था फाइनेंसेस को, सारे मिल के इकट्ठे ये काम करते थे। जैसे आप ये देख रहे हो, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये विलेज के एल्डर्स हैं और टैक्स कलेक्टर्स है, ये यहाँ पे टैक्स कलेक्ट हो रखा है। तो ऐसे करके विलेज में पंचायत होती थी। पंचायत का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था कि जो कास्ट बाउंड्रीज हैं अलग अलग कम्युनिटीज में वो रहें, जो कास्ट में डिफरेंसेस हैं वो बरकरार रहें, ये उनका काम होता था। अगर हम ईस्टर्न इंडिया के एरिया में जाएं तो वहां पे मैरिज, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही होगी, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। घर के आसपास थोड़ी ज्यादा डिस्टरबेंस है, यहाँ पे आज कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो ईस्टर्न इंडिया में जो मैरिजेस होती थी वो भी जो मंडल होते थे इनकी प्रेजेंस में होती थी। इन अदर वर्ड्स, जो विलेज हेडमैन है उनका काम होता था कि जो विलेज कम्युनिटी के हर मेंबर वो सही से काम करे, उनको देखना, मैनेज करना, ध्यान रखना, ये सब काम इनका होता था। और एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट, किसी की कास्ट के अगेंस्ट कुछ ऐसा ना हो कि वो ऑफेंड हो जाए, उनको बुरा लग जाए, तो ये हर चीज विलेज हेडमैन ध्यान रखता था। पंचायत के पास अथॉरिटी होती थी कि अगर कोई गलत काम कर दे तो वो फाइन भी उन पे लगा सकते हैं और अगर कुछ बुरा हो जाए तो उनको पनिशमेंट्स भी दे सकते हैं। लेटर वॉज द ड्रास्टिक स्टेप एंड मोस्ट केसेस में एक लिमिटेड पीरियड के लिए उनके ऊपर वो पनिशमेंट्स लगाई जाती थी कि आप इस सपोज हमारे ये गांव को छोड़ के चले जाओ इतने वक्त के लिए, ऐसे सजा मिल जाती थी, या उनको जाति से मतलब निकाल दिया जाता था, आउटकास्ट कर दिया जाता था अगर कोई गलत काम करे, और उसके प्रोफेशनल राइट्स भी चले जाते थे। सपोज अगर ये एक इंसान है, इसने कुछ गलत काम किया, तो अब क्या होगा, इसको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन पनिशमेंट के साथ साथ इसको आउटकास्ट कर दिया गया, जिसको उस कास्ट से बेदखल कर दिया गया। और अब ये अपना प्रोफेशन, सपोज जैसे ये किसान है तो अब अपना प्रोफेशन ये नहीं प्रैक्टिस कर सकता, तो इस पे इतने सारे पनिशमेंट्स लग गई अब इसके ऊपर। तो ये डिटोरेट द टू वायलेशन ऑफ कास्ट नॉर्म्स, ताकि कास्ट के जो नॉर्म्स हैं वो बरकरार रहे, वो कम ना हो, इसीलिए इतने ज्यादा सख्त रूल बनाए गए थे। विलेज पंचायत में हर कास्ट, हर जाति का एक मेंबर होता था ताकि किसी जाति के साथ कुछ गलत ना हो। और पंचायत आज भी रूरल सोसाइटी में बहुत पावरफुल हैं और तब भी थी। राजस्थान जाति पंचायत आर्बिट्रेटेड सिविल डिस्प्यूट्स, जो भी अगर सिविल डिस्प्यूट हो गई कि जैसे छोटी मोटी कोई डिस्प्यूट है, सिविल, क्रिमिनल नहीं, सिविल जो डिस्प्यूट्स हैं मेंबर्स के बीच में अलग अलग कास्ट के, उनको सॉल्व करने का काम, जैसे किसी की जमीन, दो लोग जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं या मैरिज से रिलेटेड कोई बात आ गई है, तो ऐसी कोई भी अगर डिस्प्यूट होती थी तो वो पंचायत खुद ही सॉल्व करते थे अपने नॉर्म्स के हिसाब से, और विलेज के फंक्शंस को ठीक से चलाया जाए। और एक्सेप्ट मैटर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, मैंने आपको बोला ना क्राइम हो गया, सपोज इसने चोरी कर दी, मर्डर कर दिया, वो वाले केसेस तो प्रॉपर स्टेट ही हैंडल करेगी, लेकिन उसके अलावा अगर कोई जमीन से रिलेटेड विवाद है, शादी से रिलेटेड कोई बात है, कोई छोटी मोटी कोई झगड़ा हो गया, तो वो जाति पंचायत खुद ही सॉल्व कर लेती थी। अब हमें सोर्स इन बातों का कहाँ से पता चलता है, तो आर्काइव रिकॉर्ड्स हमें वेस्टर्न इंडिया में मिले हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र में, जो कि पेटिशंस हैं, लोगों ने पेटिशन लिखी हैं, प्रेजेंटेड टू पंचायत को उन्होंने पेटिशन लिखी है, अपनी प्रॉब्लम लिखी है कंप्लेन करते हुए
कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, या फिर फॉर अनपेड लेबरर बिगर इम्पोज सुपीरियर कास्ट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, उन पे जो अनपेड लेबरर हैं जिनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। तो ऐसे करके उनके पास पिटिशंस आया करती थी। कास्ट मिलके ग्रुप ऑफ पीपल कभी कभी अगर उनको लगता था कि कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको प्रोटेस्ट भी किया करते थे। तो हमें वो वाला फैक्टर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सेसिव टैक्स डिमांड्स जब होती थी, सपोज ऐसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो अब पेजेंट्स के पास कुछ भी नहीं है और वो इतना ज्यादा टैक्स कैसे पे करेंगे, तो इसीलिए वो ग्रुप मिलके प्रोटेस्ट किया करते थे। पेटिशनर्स जो अपनी प्रॉब्लम पेटिशनर्स बेसिकली कौन है, जो अपनी प्रॉब्लम को लिख के पंचायत को दे रहे हैं। जैसे कोर्ट में आजकल पेटिशन डाली जाती है, तो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिख के आप बता रहे हो, तो उसमें मिनिमम ऑफ सर्वाइवल वाज सैंक्शन्ड बाय कस्टम। तो राइट होता था बेसिक मिनिमम सर्वाइवल का, कि इतना सर्वाइवल के लिए बेसिक है। तो ऐसे करके कुछ राइट्स थे जो विलेज पंचायत में आपको देखते थे एज द कोर्ट ऑफ अपील दैट वुड इंश्योर द स्टेट। अब वो लोग किसको अपील कर रहे थे कोर्ट में, उनके लिए वो अपील करने का हिस्सा विलेज पंचायत ही होती थी। और जो भी पंचायत डिसीजन लेती थी, कॉन्फ्लिक्ट जब लो कास्ट और स्टेट के बीच में या जमींदार के बीच में होती थी, तो मोस्टली ना वो रेवेन्यू के लिए होती थी। और देखा जाता था कि पंचायत कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट करती थी कि ना जमींदार का साथ दे रही है ना किसान का साथ दे रही है। वो कह रहे हैं कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करके ना कुछ बीच का रास्ता निकाल लो। लेकिन अगर ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकल पाता था तो फिर कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ते थे। और हमें दिखता है कि कभी कभी गरीब इंसान कि अगर अगेंस्ट डिसीजन जाता था तो वो लोग जमीन को, अपने गांव को छोड़ के भी चले जाया करते थे। Easily availability of uncultivated land and competition over labor resource made effective weapon in a hand of a cultivators। क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन है और ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिनको काम चाहिए, तो ये भी बंदा बैठा है जिसको काम चाहिए, ये भी है, और ऐसे बहुत से अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो इसके कारण क्या होता था कि कल्टीवेटर के हाथ में एक वेपन आ गया। उन्होंने कहा कि हम काम कब करेंगे, जब तो वो गांव को छोड़ के ही चले जाया करते थे। जब उनको लगता था कि उनके साथ इतना गलत हो रहा है तो दे यूज्ड टू लीव दैट एरिया। तो ये विलेज पंचायत और हेडमैन का रोल था कि कैसे वो लड़ाई सुलझाया करते थे और हर चीज को ध्यान दिया करते थे। तो वहां पे कुछ कारीगर भी होते थे, विलेज आर्टिसंस। हम ये नहीं कह सकते कि वहां सिर्फ फार्मर्स यानी कि किसान ही होते थे, और भी लोग होते थे। तो रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, अगर आप मराठी डॉक्यूमेंट्स और विलेज सर्वेज देखोगे जो कि ब्रिटिश टाइम में मिलते हैं, तो हमें ये बताते हैं कि 25% ऑफ द टोटल जो विलेज में लोग रहते थे वो आर्टिसंस होते थे। हाउएवर आर्टिसंस और पेजेंट्स के बीच में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो आर्टिसंस भी होते थे और वो किसान भी होते थे। मतलब वो जमीन में कल्टीवेटिंग भी कर रहे हैं और वो कुछ क्राफ्ट का काम भी कर रहे हैं, कुछ बुनाई करना, डाइंग करना, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, बेकिंग, फायरिंग द पॉटरी, बर्तन बनाना, रिपेयर करना काम। तो वो दोनों काम कर रहे हैं। तो वो फार्मर भी हैं प्लस वो आर्टिसन भी हैं। तो इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस करना इस टाइम में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरीके के काम काफी सारे लोग कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल कैलेंडर में, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर कैलेंडर, सपोज ये एग्रीकल्चर कैलेंडर है, तो इसमें आप कुछ मंथ्स आप दोगे जब आपको सीड्स लगाने हैं, आपको वाटरिंग करनी है, आपको पेस्टिसाइड्स डालने हैं। लेकिन जब तक खेत में हार्वेस्ट होती है ना, उसके बीच का ये वक्त खाली होता है। इस वक्त उनके पास कोई काम नहीं होता, तो इस वक्त वो आर्टिसिनल काम कर लेते हैं। अपना कुछ पॉटरी का काम कर लिया, बर्तन बना लिए, टेक्सटाइल का काम कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो इसीलिए हम उन लोगों में डिफरेंस पेजेंट्स में और आर्टिसंस में हमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम विलेज के आर्टिसंस की बात करें तो पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, लोहार,
कारपेंटर्स जो लकड़ का काम करते हैं, बार्बर्स, इवन गोल्डस्मिथ, इनकी सर्विसेज बड़ी स्पेशलाइज्ड होती थी। और क्योंकि उस वक्त इन रिटर्न उनको कंपनसेट बाय वैरायटी ऑफ मीन्स। अब जैसे वो लोग तो ये काम कर रहे हैं तो उनके पास खेती नहीं है, तो वो कैसे खाना खाएंगे, तो उन लोगों को कुछ जमीन दे दी जाती थी या कल्टीवेबल वेस्ट लैंड दे दिया जाता था, या फिर कुछ खेती में जो हार्वेस्ट हुई है उसका कुछ हिस्सा उनको दे देते थे। तो ऐसे करके जो विलेज के कारीगर होते थे उनका भी घर चलता रहता था और बाकी लोगों को सर्विसेज भी मिलती रहती थी। तो एक तरीके से बार्टर सिस्टम आप कह सकते हो। महाराष्ट्र में ऐसा लैंड जो आर्टिसंस को दिया गया उनको मीरास और वलन कहा गया। एक मिनट, वतन, हाँ मैं वही सोच रही थी, मीरास और वतन। और उनके एक आर्टिसन को जब ये जमीन दे दी गई कि ये तुम्हारी जमीन है, तो उनके आगे जब उनका सन आया, इस आर्टिसन का सन, उसको भी यही जमीन मिली, फिर इसने अपने सन को भी यही जमीन दी। तो इनकी पुश्तों ने हेरिडेटरी होल्डिंग हो गई उस जमीन पे, इनकी पुश्तों ने उस जमीन को अपने पास रखा। एक और सिस्टम हमें दिखता है वेयर आर्टिसंस जो कारीगर हैं और जो इंडिविजुअल पेजेंट्स हैं वो म्यूचुअल नेगोशिएशन में चले जाते थे एंड टाइम ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। जैसे कि ये एक किसान है, इसके पास जमीन है, और ये एक आर्टिसन है, इसके पास अपनी स्किल्स हैं, तो ये दोनों नेगोशिएशन में चले गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से हमें 8th सेंचुरी में रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि जमींदार जो बंगाल के एरिया में थे उन्होंने लोहार, कारपेंटर और इवन गोल्ड स्मिथ को वर्क करवाते थे, पेइंग देम अ स्मॉल डेली अलायंस एंड डाइट मनी। उन्हें कुछ अलाउंस मिलता था और थोड़े से पैसे मिलते थे। लेटर इस चीज को जगमानी सिस्टम कहा जाने लगा कि आर्टिसंस वगैरह काम करेंगे और उनके बदले उनको थोड़े से अलाउंस और थोड़ा सा पैसा मिलेगा। ये हम 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले 6th और 7th सेंचुरी में जगमानी सिस्टम जैसा कुछ नहीं था। तो जब हम 6th और 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई टर्म नहीं थी। तो वहां पे एक्सचेंज नेटवर्क ऑपरेट करता था। कैश रेमिनेशन, यानी कि आपको मैं सर्विस दूंगा और आप मुझे कैश दे दो, ऐसा सिस्टम वहां तब नहीं था, वॉज इंटायरली अननोन। तो जैसे आपको तब कैश नहीं मिलेगा, आपको या तो लैंड मिल जाएगा या थोड़ा सा लैंड का प्रोड्यूस दे देंगे, कुछ शेयर दे देंगे अपना। तो बार्टर ही चल रहा था वहां पे एक तरीके से। कैश में एक्सचेंज नहीं हो रहा था तब, कैश रेमिनेशन की। गोल्डस्मिथ आया, उसने सुनहार ने आपको कुछ जेवर बना के दे दिया, आपने उसके बदले उसको पैसे दे दिए, ऐसा कोई काम वहां पे नहीं चल रहा था। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अ लिटिल रिपब्लिक। अब ये जो विलेज कम्युनिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि 19th सेंचुरी में उन्होंने देखा कि यार विलेज में तो अपना प्रॉपर काम चल रहा है, एक विलेज का हेडमैन है, उसके नीचे पंचायत चल रही है, पंचायत हर चीज पे ध्यान दे रही है, फिर पेजेंट्स भी हैं, आर्टिसंस भी हैं, सब अपना एक दूसरे को बार्टर सिस्टम से काम भी कर लेते हैं। तो उन्होंने इस जगह को एक तरीके से लिटिल रिपब्लिक कह दिया, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से लेबर भी शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक रिपब्लिक है। लेकिन इंडिविजुअल ओनरशिप, जो जमीन के ओनर होते थे उनके पास एसेट है, डीप इनइक्वालिटी, ऊंच नीच, कोई अमीर है कोई गरीब है, कास्ट के बेस पे, जेंडर, फीमेल और मेल के बेस पे, वो चीज विलेज में एग्जिस्ट करती थी। कुछ लोग बहुत पावरफुल होते थे जो मोस्टली हर चीज पे ध्यान रखते थे, और वीकर सेक्शन, इवन फीमेल को भी एक्सप्लॉइट किया जाता था। और अथॉरिटी टू डिस्पेंस जस्टिस, जो अमीर होते थे जिनके पास पावर होती थी वो वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट किया करते थे। अब कैश नेक्सस, कि कैश दे के आपसे हम सर्विसेज लेंगे, ये भी धीरे धीरे शुरू होने लगा था। ट्रेड बिटवीन विलेजेस एंड टाउन, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे एक विलेज है, विलेज में ये किसान है, इसने वीट ग्रो की, लेकिन अब यहाँ से वीट लेके वो नहीं आएगा अर्बन एरिया में और वो बैठा रहेगा यहाँ पे और वो सेल करेगा।
तो वो यहाँ पे एक मिडिल मैन आ गया जो वो सामान लेगा और फिर वो अर्बन एरियाज में बेचेगा। तो धीरे धीरे ट्रेड विलेजेस और टाउन में शुरू हो गया। मुगल टाइम में हमें रेवेन्यू कैश की फॉर्म में कलेक्ट होता हुआ दिखता था। इससे पहले क्या होता था कि जो टैक्स होता था वो भी कैश की फॉर्म में नहीं इकट्ठा होता था, वो कुछ शेयर ऑफ प्रोड्यूस ले लेते थे और वही उनका टैक्स होता था। लेकिन अब हमें कैश की फॉर्म में टैक्स इकट्ठा होता हुआ दिखता था। आर्टिसंस जो बनाते थे, जैसे किसी ने कोई कपड़ा बनाया या किसी सोनार ने कोई बहुत सुंदर सी कोई ज्वेलरी बनाई, तो वो मार्केट में एक्सपोर्ट होने लगी थी। और इससे क्या होता था, उनको एडवांसेस मिलते थे कि तुम अपना काम, क्योंकि वो तभी बनाएंगे जब उनको पहले आप ऑर्डर दोगे। तो एडवांस सिस्टम शुरू हो गया, उनको वेजेस मिलने लग गई, किसमें, कैश में। इससे पहले काइंड में मिल रहा था उनको सब कुछ, कैश रेमिनेशन नहीं था, लेकिन अब कैश में आ गया था। प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे कॉटन, सिल्क, इंडिगो, इन लोगों को भी कैश में वेजेस मिलने लगी है, इवन एडवांसेस मिलने लग गए, इनको ऑर्डर्स आने लगे। जैसे आज भी होता है ना कि आप मुझे ऑर्डर दे दो कि ठीक है तुम्हें 100 कपड़े बनाने हैं, ये 100 क्लॉथ बनाओ, 100 साड़ी का ऑर्डर है, तो ये जो ऑर्डर आ गया इसके साथ एडवांस भी तो दोगे ना। तो ऐसे करके ये पूरा एक नेटवर्क शुरू हो गया था। अब उस टाइम में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वीकर सेक्शन को, और जेंडर के बेस पे भी इनइक्वालिटी थी। तो वुमेन उस एग्रीगेरियन सोसाइटी, जो उस एग्रीकल्चरल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, उसमें वुमेन का क्या रोल था, कहाँ पे वुमेन का स्टेटस क्या था, ये हम इस पार्ट में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेकंड टॉपिक जिसमें हमने विलेज कम्युनिटी के बारे में और अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप रहे हमेशा अपडेटेड। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने हमारा चैप्टर 7 जो कि विजयनगर एम्पायर का चैप्टर था वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। अब हम पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने काफ़ी सारे इसमें हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि विलेज में फार्मर्स की लाइफ कैसी थी, क्या तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, विलेज कम्युनिटी कैसी थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन एंड द एग्रीगेरियन सोसाइटी। एग्रीगेरियन सोसाइटी मतलब एग्रीकल्चरल और जो रूरल एरिया वाली सोसाइटी जिसकी हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, उसमें वुमेन का क्या स्टेटस था, अब हम वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू सो मच इतने पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो शुरू करते हैं, वुमेन एंड द एग्रीगेरियन सोसाइटी। तो हमने डिफरेंट सोसाइटीज देखी और हमने उसमें देखा कि कैसे मेन और वुमेन दोनों के कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रोल्स हुआ करते हैं। हर सोसाइटी में कुछ रोल्स निर्धारित कर दिए जाते हैं कि ये रोल मेन के हैं और ये रोल वुमेन के हैं। तो जब हम वुमेन और मेन की बात करते हैं, तो जब वो फार्मिंग में आते हैं तो वो बराबर, कहते हैं ना कंधे से कंधा, शोल्डर टू शोल्डर, तो कंधे से कंधा मिला के फील्ड्स में जब आप इस तरीके के क्रॉप्स, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से जब वो क्रॉप्स, तो कंधे से कंधा मिला के वो काम करते हैं। मेन अगर जमीन को टिल्ट कर रहे हैं, प्लो कर रहे हैं, तो वुमेन बीज डाल रही हैं, वीड्स को रिमूव कर रही हैं, थ्रेश्ड, विंड, हार्वेस्ट कर रही हैं। तो हर काम मेन भी कर रहे हैं फील्ड में और वुमेन भी कर रही हैं। तो जैसे जैसे ग्रोथ और एक्सपेंशन हुआ विलेज का और इंडिविजुअल पेजेंट्स का, तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन विद द लेबर और रिसोर्सेज के बेसिस पे प्रोडक्शन होती थी। तो जेंडर सेग्रीगेशन हुआ कि जो घर का काम था वो वुमेन को दे दिया गया और जो बाकी बाहर के काम है वो मेन करेंगे, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता था। Nonetheless, biological functions did continue.
ये बायसनेस रहा जब मेंस्ट्रुएशन होता था फॉर इंस्टेंस, उस टाइम पे वुमेन को प्लो को टच करने या फिर पॉटर्स व्हील को टच करने दिया नहीं जाता था। तो कुछ बायसनेस रहा। जैसे आप ये देख रहे हो वुमेन स्पिन कर रही है थ्रेड, तो अब उसमें कुछ चीजों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, या फिर जो पान के पेड़ होते थे, पत्ते होते थे, वहां पे भी उनकी एंट्री अलाउड नहीं थी बंगाल वाली रीजन में। आर्टिसिनल टास्क जो क्राफ्ट्स के काम होते हैं, जैसे ये स्पिनिंग द यार्न हो गया, शिफ्टिंग एंड नीडिंग क्ले फॉर पॉटरी। अब आपको पॉटरी के लिए क्ले को भी ना अच्छे से बनाना पड़ता है, हर तरीके की मिट्टी नहीं यूज की जा सकती, तो वो वाला काम, एम्ब्रॉयडरी करना, ये सब काम ऐसे होते थे जिसमें मेनली काम फीमेल ही करती थी। कमर्शियल प्रोडक्ट्स में वुमेन लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि खेती में पेजेंट्स की तरह और आर्टिसन वर्क में दोनों ही काम में वुमेन हमें दिख रही थी। बट हाउसेस में भी, नॉट ओनली इन द फील्ड, लेकिन घरों के कामों में भी एम्प्लॉयर्स और द मार्केट्स इफ नेसेसरी, वो घर के काम भी कर रही हैं, खेतों में काम भी कर रही हैं, आर्टिसनल वर्क्स भी कर रही हैं। तो वुमेन सिर्फ घर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो बाहर के काम भी कर रही हैं। तो एग्रीगेरियन सोसाइटी, जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, उसमें वुमेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड बियरर भी है। आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? वुमेन से ही बढ़ेगी। और सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी मोस्टली लेबर पे डिपेंडेंट होती है, और वो लेबर कहाँ से आएगी? वुमेन के थ्रू आएगी। एट द सेम टाइम हाई मोर्टेलिटी रेट्स भी थे अमंग वुमेन। क्यों वुमेन की क्यों डेथ हो रही है या हाई मोर्टेलिटी रेट है? क्योंकि माल न्यूट्रिशन, उन्हें सही तरीके का खाना नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी हो रही है, आपकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही है, उनकी डेथ हो रही है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। बेबी को बर्थ देते टाइम उनकी डेथ हो गई। इसके कारण हमें दिखा कि वाइफ्स की शॉर्टेज होने लग गई, वुमेन की डेथ होने लग गई। उस टाइम पे इमर्जेंस ऑफ कुछ सोशल कस्टम्स डेवलप हुए पेजेंट्स और आर्टिसनल कम्युनिटीज में, जो क्योंकि वुमेन की वहां पे परसेंटेज जाहिर सी बात है कम हो रही होगी, तो नए कस्टम्स डेवलप हुए। मैरिजेस में मेनी रूरल कम्युनिटीज पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस रादर देन डाउरी। आज की डेट में हमने डाउरी सुना है। डाउरी कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो फीमेल की फैमिली होती है वो कुछ मनी देती है ग्रूम की फैमिली को, जो मेल की फैमिली है उसको कुछ मनी देती है, ये डाउरी का सिस्टम है। लेकिन उस टाइम पे कस्टम्स चेंज कर दिए गए क्योंकि फीमेल की परसेंटेज कम हो रही थी, तो ब्राइड प्राइस दिया जाने लगा ब्राइड की फैमिली को, लड़की की फैमिली को, और रीमैरिज को सही ठहराया गया, चाहे वो डाइवोर्स्ड वुमेन हो या वो विडोड वुमेन हो कि उसके मैन की डेथ हो गई है, दोनों केसेस में रीमैरिज को सही माना जाने लगा। देखो जैसे उस वक्त के करंट सिनेरियो होते हैं ना, तो उस हिसाब से कस्टम्स को भी चेंज किया जाना पड़ता है। तो वही उस वक्त हुआ कि रीमैरिज अलाउड हो गई और ब्राइड प्राइस दिया जाने लगा इंस्टेड ऑफ डाउरी, और वुमेन की बहुत इंपॉर्टेंस अटैच की जाती थी रिप्रोडक्टिव फोर्स, और ये फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर देम वाज ग्रेट। तो अब नए सोशल नॉर्म्स एस्टैब्लिश होने लग गए। हाउस के जो हेड थे वो तो अब भी मेल ही थे क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते थे वुमेन के ऊपर मेल मेंबर्स के थ्रू, और कम्युनिटी, फैमिली ही सिर्फ रूल्स नहीं लगाती थी, कम्युनिटी भी उन पे रूल्स लगाती थी, और अगर वो कोई चीज नहीं फॉलो करती थी तो उनको पनिशमेंट्स भी दी जाती थी। डॉक्यूमेंट्स जो हमें वेस्टर्न, अब ये बातें कोई जो नॉर्मल पब्लिक है या फीमेल है वो तो बैठ के नहीं लिख रही, तो ये हमें डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पता चलता है। तो सोर्सेस की अगर बात करें तो ऐसी पिटिशंस रिकॉर्ड हुई हैं जो वुमेन ने भेजी हैं विलेज पंचायत को, और उन्होंने कहा है कि हमें न्याय दो अगेंस्ट इनफिडिलिटी ऑफ देयर हस्बैंड और निग्लेक्ट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन बाय द मेल हेड, कि अपनी फैमिली के मेल हेड जो है वो उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, गृहस्थी। तो उस तरीके की पिटिशंस वुमेन ने फाइल की हैं। While male infidelity was not always punished, और स्टेट, क्योंकि सुपीरियर कास्ट ग्रुप्स जो थे
वो हमेशा इंटरवीन करते थे, और ये सोसाइटी हमेशा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, तो पनिशमेंट्स मेल को नहीं ज़्यादा मिलती थी, फीमेल को मिलती थी। इन मोस्ट केसेस जो वुमेन की पिटिशन होती थी पंचायत में, वो एक्सक्लूड कर दी जाती थी फ्रॉम द रिकॉर्ड, और पिटिशन को उनके वुमेन के नाम की जगह उनको मदर, सिस्टर या वाइफ के नाम से एड्रेस किया जाता था। जैसे सपोज कोई मेल है राजा या राज, अब उसकी वाइफ ऐसे करके पिटिशन में नाम लिखा जाएगा, तो उस फीमेल की अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई जाती थी। अगर हम लैंड जेंट्री की बात करें तो वुमेन के पास जमीन का इनहेरिट करने का हक था। पंजाब के केस में हमें दिखता है कि वुमेन जो विडो भी थी, वो भी एक्टिवली रूरल मार्केट में काम करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। सेलर ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम, कि अगर उनको जमीन बेचनी है, उनको लगता है कि मैं ये जमीन नहीं रखना चाहती, तो वो जमीन बेचते हुए भी, और ऐसे रिकॉर्ड्स दिखे हैं कि वुमेन जमीन सेल करती हुई दिखती हैं। हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों में दिखता है कि जो वुमेन जमींदार्स, ये अपने इनहेरिटेड जमींदार्स विच वर फ्री टू सेल और मॉर्टगेज, जो वुमेन थी उनके पास ये अधिकार था कि वो जमीन को बेच सकती हैं या वो मॉर्टगेज कर सकती हैं। जो वुमेन जमींदार्स थी, हमें ये 8th सेंचुरी में दिखने लगती हैं बंगाल के एरिया में। जो मोस्ट फेमस बिगेस्ट वुमेन जमींदार हमें बंगाल के एरिया में दिखती है, वो है राजशाही। That of Rajshahi had a woman at a helm. जमींदारीज दैट ऑफ राजशाही। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दिखता है, और हमें पता चलता है कि वुमेन की कंडीशन बेसिकली कैसी रही होगी। अब क्योंकि अगर हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि रूरल एरिया में कुछ हिस्से में फॉरेस्ट भी है, तो फॉरेस्ट में ट्राइब्स रहती हैं, तो उनके बारे में बियॉन्ड सेटल्ड विलेज, क्योंकि ये लोग सेटल्ड नहीं है, ये तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूम रहे हैं, तो इनकी लाइफ कैसी थी, अब हम उस रूरल इंडिया के हिस्से की बात करने वाले हैं। तो इंटेंसिवली एग्रीकल्चर चल रहा है नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के हिस्से में। हमें डेंस फॉरेस्ट यानी कि जिसे जंगल कहते हैं या स्क्रब लैंड, खरबदी, हमें वो भी दिखता है ईस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में, एक्सक्लूडिंग द टेराई ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर। तो हमें झारखंड और काफी सारे वेस्टर्न घाट्स के हिस्सों में हमें दिखता है कि वहाँ बहुत गहरे डेंस फॉरेस्ट हैं। कंटेम्प्रेरी अगर सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि एवरेज ऑफ 40% फॉरेस्ट कवर, जो ऑल इंडिया एवरेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो काफी बड़ा एरिया है और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, उनको जंगली टर्म दी जाती है। हमें जो कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में पता चलता है, जंगली का मतलब ये नहीं था कि इनके पास सिविलाइज नहीं थे, ये लोगों को मैनर्स नहीं थी। जो आज हम जंगली टर्म को यूज करते हैं ना कि तू क्या जंगली वाली बात कर रहा है, जंगली मीन्स तुम्हें मैनर्स नहीं है, सिविलाइज नहीं हो, वो टर्म उस वक्त ऐसे नहीं यूज की जाती थी। जंगली टर्म बेसिकली उन लोगों के लिए यूज की जाती थी जो गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट में जो भी उनको खाने का सामान मिल रहा है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जानवर का शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो अभी तक आपको पता ही होगा कि एक हिस्से में पहले कुछ उगाया, फिर उसको बर्न कर दिया और फिर दूसरी जगह पे जाके एग्रीकल्चर किया, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो इन लोगों को टर्म दी जाती थी जंगली। तो जंगली का मतलब आप वो मत समझना जो हम ऐसे ही कॉमनली बोल देते हैं। और इन लोगों की एक्टिविटी ना सीजन स्पेसिफिक होती थी, जो चीज जिस वक्त मिल रही है वो उस हिसाब से नेचर के हिसाब से खुद को ढालते थे। एक कम्युनिटी भिल्स, ये स्प्रिंग वाज रिजर्व्ड फॉर कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। समर्स में वो फिशेस खाया करते थे और उनका काम था। मॉनसून मंथ में वो कल्टीवेट करते थे कुछ खाने के लिए। ऑटम और विंटर्स में, क्योंकि उस वक्त आपको ज़्यादा खेती नहीं कर सकते, तो वो हंटिंग, शिकार करते थे। तो हर मंथ के हिसाब से, सीजन के हिसाब से उनका डिवाइडेड था। तो इस सीजन के हिसाब से उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करना पड़ता था। तो ये उनके ट्राइब्स का एक फीचर था कि फॉरेस्ट के हिसाब से वो खुद को ढाला करते थे। अब जब स्टेट की बात करें या मुगल्स की बात करें या जो भी राजा है, फॉरेस्ट वॉज अ सबवेसिव प्लेस। वो लोग जाया करते थे छुपने के लिए। अगर कोई ट्रबल मेकर्स हैं तो वो इसी जगह पे फॉरेस्ट में छुप जाया करते थे।
तो वंस अगेन वी टर्न टू बाबर। बाबर ने ये कहा था कि जो जंगल्स हैं वो बहुत गुड डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई आदमी भाग रहा है तो फॉरेस्ट में वो छुप सकता है, तो इसीलिए वो एरिया बहुत ज्यादा कहते हैं कि हमारे डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज ये कि ये फॉरेस्ट के लोग थे, बहुत रिबेलियस होते थे, ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे। इवन ये वाले केस आपको मुगल टाइम पीरियड में नहीं, ये आपको ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में भी दिखेगा कि कैसे उन्होंने एक पूरी स्ट्रगल की कि हम टैक्सेस नहीं पे करना चाहते। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे कि हम फॉरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, हम टैक्स नहीं पे करेंगे। तो ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे। इन रोड्स इनटू फॉरेस्ट, एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर करने की कोशिश करती थी फॉरेस्ट में अलग अलग वेज में। जैसे कि स्टेट को एलिफेंट्स चाहिए होते हैं लड़ाई के लिए। हमारे इंडिया में आर्मी में एलिफेंट्स बहुत फेमस थे। माना जाता है जब अलेक्जेंडर भी इंडिया में आना चाहता था तो उसकी आर्मी डर गई थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडिया में ना एलिफेंट्स होते हैं और उनके नीचे वो कुचलवा देते हैं आर्मी को। तो आर्मी डर गई थी और वो आगे आई नहीं थी। तो एलिफेंट्स हमारी कंट्री की आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। तो वो एलिफेंट्स कहाँ से मिलेंगे उनको? फॉरेस्ट से। तो पेशकश लेवी की जाती थी कि आप हमें मनी मत दो, टैक्स के फॉर्म में आप हमको एलिफेंट्स दे दो, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस दे दो, हमें ये सब चीजें दे दो। ठीक है, जैसे हनी हो गया, जो भी फॉरेस्ट में सामान मिल रहा है आप हमें वो दे दो, आप हमें एलिफेंट्स की सप्लाई दे दो। तो इस तरीके से पेशकश ये लेवी की गई थी। तो और मुगल्स के टाइम में हंट करना, शिकार करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा मूवीज में भी दिखाया जाता है कि राजा शिकार पे जा रहे हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि फॉरेस्ट में जाकर हंटिंग करोगे तो रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशंस होते थे। तो कोर्ट हिस्टोरियन से भी ये पता चलता है कि एम्परर ट्रैवल एक्सटेंसिव टेरिटरीज, अपने एम्पायर की टेरिटरीज ट्रैवल करते थे और वो लोगों की बातों को पर्सनली खुद समझने की कोशिश किया करते थे। और काफी आपको काफी जगहों पे से भी पीछे भी एक इमेज बनी हुई थी जिसमें दिख रहा था कि एम्परर हंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, ये हंटिंग हो रही है। तो ये फॉरेस्ट वाले एरिया में ही होगा हंटिंग। अब शहर में या फिर जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे तो हंटिंग नहीं होगी। तो ये भी एक फॉरेस्ट में किंग्स जाया करते थे। तो स्मॉल सीन जो पिक्चर में भी आपको मैंने ऊपर दिखा भी दिया। तो अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आप देख लीजिए। परगाना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन ऑफ मुगल प्रोविंसेस। मुगल प्रोविंस है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हर चीज को मैनेज करने के लिए कुछ सिस्टम है, तो ऐसे ही सब डिवाइड किया गया था परगाना में। और पेशकश, पेशकश है कि आपको मैं पेश करना चाहता हूं, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पेशकश लेवी की गई थी किनके ऊपर? ट्राइब्स में, फॉरेस्ट के लोगों पे। तो उनको ट्रिब्यूट देनी पड़ती थी और वो कौन कलेक्ट करता था? मुगल स्टेट इकट्ठी करती थी। जैसे एलिफेंट्स की पेशकश की गई या फिर कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की पेशकश लेवी की जाती थी फॉरेस्ट पीपल पे से। जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो तो आपको मनी दे देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल, क्योंकि फॉरेस्ट के एरिया में लोग तो वो कुछ पैसे नहीं कमा रहे, तो इसीलिए उनपे इस तरीके की पेशकश लेवी की जाती थी। कमर्शियल एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ने फॉरेस्ट के लोगों की लाइफ पे भी इम्पैक्ट डाला। जैसे फॉरेस्ट का प्रोड्यूस हनी, बी वैक्स, गम लेस, मोम वगैरह, इनकी डिमांड बढ़ने लगी। गम लैक बिकेम मेजर आइटम, ओवर एक्सपोर्ट फ्रॉम ओवरसीज एक्सपोर्ट, यानी कि सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर ओवरसी भी इसकी इम्पोर्टेंट बढ़ गई, इम्पोर्टेंस, कि ये वाले प्रोडक्ट्स बेचे जाने लगे। कब? 17th सेंचुरी में। एलिफेंट्स कैप्चर किए जाते थे और बेचे जाते थे। ट्रेड, क्योंकि वहां पे मनी का नहीं था सिस्टम, तो वहां बार्टर ही होता था कि आप हमें कुछ और दे दो और हम आपको बदले में ये एलिफेंट्स, हनी, बी वैक्स दे देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हमको वीट दे दो, चावल दे दो, कुछ खाने का सामान दे दो, क्योंकि सर्दी है, हमारे यहाँ पे अभी फिशेस भी नहीं मिल रही, हम कुछ उगा भी नहीं सकते, ज्यादा अच्छे से हंटिंग भी नहीं हो रही है, तो आप हमें खाने का सामान दे दो। तो ऐसे करके ये लोग बार्टर सिस्टम किया करते थे। तो ये आप याद रखिएगा, एक्सचेंज का सिस्टम बार्टर ही होता था या फिर किसी कमोडिटी की फॉर्म में एक्सचेंज होता था। कुछ ट्राइब्स जैसे कि लोहानीज,
ये पंजाब के एरिया में थी। ये ओवरलैंड ट्रेड किया करती थी, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड करती थी। तो एंड टाउन कंट्रीज में भी ट्रेड करती थी, पंजाब में भी। तो ऐसी भी ट्राइब्स थी जो फॉरेस्ट एरिया में रहती थी बट दूर दूर तक ट्रेड करती थी। तो इनसे क्या हुआ, इनकी लाइफ भी चेंज हुई। लाइक विलेज में एक हेडमैन होता है या बिगमैन होता है, तो ट्राइब्स में भी चीफटेन्स आने लग गए। ट्राइब चीफ्स वो जमींदार बनने लग गए और कुछ इवन किंग भी बन गए। तो उन्होंने अपनी आर्मी बिल्ड करनी शुरू कर दी, उन लोगों ने लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया एंड एक प्रॉपर लीनियज बनने लग गई जहां से उनको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी। किसको? वो ट्राइब वाले जो किंग बन गए हैं। जो सिंध की एक ट्राइब थी, माना जाता है कि उनकी आर्मी में 6000 से 6000 कैवेलरी और 7000 तक इन्फेंट्री थी। तो इमेजिन करो कि वो अपने आप में एक जमींदार और किंग की तरह से वो बन गए थे। इसी तरीके से माना जाता है कि असम में अहोम किंग्स हैड देयर पेक्स पीपल हु वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर मिलिट्री सर्विसेज। उन लोगों को मिलिट्री सर्विसेज देनी पड़ती थी, उसके बदले में जो उनकी जमीन है उसके बदले में उनको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी। वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथी को कैप्चर करना वॉज डिक्लेयर्ड रॉयल मोनोपोली ऑफ अहोम किंग्स, कि असम के एरिया में जो भी आपको वाइल्ड एलिफेंट दिख रहा है वो सिर्फ अहोम किंग्स ही कैप्चर कर सकते हैं और कोई कैप्चर नहीं कर सकता। तो उन लोगों की मोनोपोली हो गई थी उसके ऊपर कि ये सिर्फ हमारा हक है, ऐसे करके। तो आप देख रहे हो कि ट्राइबल जो एरिया था वो लोग कितने फ्रीली रहते थे। धीरे धीरे उनके चीफ्स आ गए और उन्होंने अपने आप को कहीं कहीं पे तो किंग भी डिक्लेयर कर दिया। तो जो ट्रांजिशन था, ये चेंज हुआ ट्राइबल का मोनार्कल सिस्टम में। ये भी एक काफी डिफरेंट चेंज हमें दिखता है। तो इससे 6th सेंचुरी में आपको काफी सारी डेवलपमेंट्स भी मिली और ये सारे सोर्सेस हमें एन में दिखते हैं ट्राइबल किंगडम के बारे में। वॉर बहुत कॉमन था, जैसे कि कोच किंग्स ने अपने नेबरिंग ट्राइब्स को, क्योंकि अगर हमारे इस वाले फॉरेस्ट में एक ट्राइब है तो इस वाले फॉरेस्ट में दूसरी ट्राइब है, तो इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो जैसे कि ये कोच किंग्स हैं और यहाँ पे कोई दूसरे नेबरिंग किंग है, ट्राइब्स हैं, तो इन्होंने इन ट्राइब्स को हरा दिया। तो ऐसे करके भी होता था कि ये ट्राइब्स में एक दूसरे में वॉर हो जाता था और ये 6th और 7th सेंचुरी में हमें बहुत ज्यादा दिखता है। नया कल्चर फॉरेस्ट एरिया में जब ये सब शुरू हो गया तो नया कल्चर भी पेनिट्रेट करने लगा। कुछ हिस्टोरियंस यही सजेस्ट करते हैं कि सूफी सेंट्स जो पीर्स थे उन्होंने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया और यहाँ पे धीरे धीरे लोगों को इस्लाम को एक्सेप्ट करवाने में। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज एमर्ज न्यूली कॉलोनाइज्ड प्लेस। अब जब हमने चैप्टर 6 में भी ये चीज देखी थी, जब हमने भक्ति सूफी की बात की थी कि धीरे धीरे एक ना मूवमेंट हो रही थी रिलीजन को लेके भी, तो वही चीज हमें यहाँ पे भी दिख रही है कि जो सूफी सेंट्स और पीर्स होते थे उन्होंने भी धीरे धीरे इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू किया इन एरियाज में। ठीक है, नहीं तो उस वक्त तक जो मेजरली ट्राइबल पीपल होते हैं ना, वो लोग नेचर को यानी कि ट्रीज को, सन को, नेचर को ही प्रे करते हैं क्योंकि उनको वहीं से सब कुछ मिलता है। तो धीरे धीरे उनको एक ट्रांजिशन आया, किंग्स और चीफ्स आ गए और रिलीजन में भी चेंजेस आने लग गए। तो अभी तक हमने वहां के कॉमन लोगों की, पेजेंट्स की, वुमेन की और फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की बात किया। एक कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है जमींदार, जिनके पास बहुत पावर थी और टैक्स कलेक्ट किया करते थे तो और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना, पंचायत में भी इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट से होता था। तो इनके बारे में हम ये पूरा पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना अगर अभी तक नहीं किया हो तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। आपका लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एक मोटिवेशन देता है और बहुत अच्छा लगता है आपकी सपोर्ट से। थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में जिसमें हम जमींदार का चैप्टर नहीं पार्ट डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th का चैप्टर 8
जिसका नाम है पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने फार्मर्स, पेजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके बारे में जाना, ट्राइब्स के बारे में जाना, फॉरेस्ट एरियाज में जो ट्राइबल्स रहते थे, वुमेन की कंडीशन कैसी थी वो जाना, कम्युनिटी कैसे रहती थी, क्या नॉर्म्स थे, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं जमींदार्स। जमींदार एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस क्रिएट करने का। तो एग्रीगेरियन रिलेशंस, अगर हम अपनी जो पूरी स्टोरी देख रहे हैं, हम इसमें मुगल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें अब हम एक ऐसी क्लास की बात करेंगे जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। अभी तक हमने किन लोगों की बात की? हमने ट्राइब्स की बात की, हमने पेजेंट्स की बात की, हमने पंचायत की भी बात की थी और हमने वुमेन की कंडीशन की बात की। लेकिन अब एग्रीकल्चर सोसाइटी में अब हम बात करेंगे जमींदार्स की। ये वो लोग होते थे जो कंट्री साइड पे रहते थे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे प्रोसेस में। जैसे कि एक जमीन है, ये जमीन जमींदार की है, इस जमीन पे जो लेबर काम कर रही है वही सारा एफर्ट कर रही है, उसको सेल करके जो अमाउंट मिल रहा है वो जमींदार ले रहा है, या फिर उसकी जमीन भी नहीं है, वो जो भी लोन दे रहा है लोगों को और लोन से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल किंग, और उनको टैक्स दे रहा है और अपना बीच में कुछ कमीशन रख रहा है। तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। दीज वो द जमींदार जिनकी हम ये बात करेंगे। ये प्रोपराइटर्स थे जो कि एक प्रिविलेज्ड ग्रुप था, enjoyed certain social and economic privilege। जब हम पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो इंसान पंच चूज होता है यानी कि जो हेडमैन चूज होता है, उसकी सारे लोगों की मर्जी होनी चाहिए, कि सबका सपोर्ट होना चाहिए और फाइनल कॉल जमींदार की होती थी। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जमींदार की भी मर्जी होनी चाहिए कि कौन पंच यानी कि हेडमैन बन सकता है। तो एक प्रिविलेज पावर और सोसाइटी में एक स्टेटस वो एंजॉय करते हैं। कौन थे? जमींदार। हम रूरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। कास्ट एक ऐसा फैक्टर होता था जो कि ऑब्वियसली उनका स्टेटस एलिवेट कर देता था। दूसरा फैक्टर था उनकी सर्विसेज फॉर द स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि वो टैक्स इकट्ठा करते थे, तो ये टैक्स टेक्निकली तो मुगल किंग को जाएगा, जो भी एम्परर हैं। तो जब जमींदार उनको इकट्ठा कर रहा है तो वो एक पावर अटैच हो जाती है मुगल एम्परर वाली जमींदार के साथ कि भाई वो स्टेट ने उनको भेजा है, उनके पास पावर है। जमींदार के पास अपनी भी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी जिनको मिल्कियत कहा जाता था। मिल्कियत का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ये टर्म आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकती है। मिल्कियत वो लैंड होता था जहां पे खेती की जाती थी, कल्टीवेशन होती थी और उसको प्राइवेट यूज के लिए भी यूज किया जाता था। सर्वेंट्स हायर किए जाते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, लेबर हायर की जाती थी और वो इन जमीनों पे काम करती थी। जमींदार किसी भी जमीन को बेच सकता था, बिनेत या फिर मॉर्टगेज जिसे हम कहते हैं, वो जमीन को कर सकता था एट विल। उसको जब भी मन करे वो चीज कर सकता था। जमींदार की पावर सबसे ज्यादा इस बात से आती थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, जो कि मैंने आपको बताया कि टैक्स यानी कि रेवेन्यू जो वो इकट्ठा कर रहे हैं वो चीज उनको बहुत ज्यादा पावर देती थी। एंड सर्विसेज फॉर विच दे कंपेंसेट फाइनेंशियली, तो उनको फाइनेंशियली जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और उनका मिलिट्री रिसोर्सेज यानी कि जो आर्मी वगैरह जो वहाँ पे सिपाही होंगे उनके ऊपर भी उनका कंट्रोल होता था। तो ये चीज भी उनको एक पावर देती है। काफी सारे जमींदारों के अपने फोर्ट होते थे, किला, किलाचास,
उनके अपने किले भी होते थे और आर्मी भी होती थी, उनकी अपनी तोपें हैं, उनकी अपनी इन्फेंट्री है। तो आप सोच सकते हो कि वो एक तरीके से मिनी किंग हैं, कि भाई उनके पास फोर्ट भी है, उनके पास आर्मी भी है, उनके पास वेपन्स भी हैं, उनके पास तो पावर ही है बहुत सारी, उनके पास इतने बड़े बड़े लैंड हैं, वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं, पावरफुल हैं वो, जब हम रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम सोशल रिलेशन की बात करते हैं तो एक पैराडाइम आपको दिखेगा मुगल कंट्री साइड और जमींदार्स में। जमींदार्स नैरो अपेक्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड अ वेरी नैरो अपेक्स, क्योंकि ये जमींदार होते थे, ये काफी कम होते थे। और अब्दुल फजल के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि मोस्टली तो ये कम है, और बेसिकली ऐसे है, आप ये कह सकते हो कि गरीब इंसान या फिर जो लोअर क्लास में लोग रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उनकी परसेंटेज, और उन पे जो रूल कर रहे हैं वो बहुत 1% या शायद उससे भी कम पॉपुलेशन, नैरो पॉपुलेशन जो उनको रूल कर रही है या उनके ऊपर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रही है। तो भी वही यही बात कर रहे हैं। और अबुल फैजल के काउंट्स में हमें ये देखता है कि ये जो जमींदार होते थे मोस्टली अपर कास्ट होते थे, ब्राह्मण या फिर राजपूत आप कह सकते हो, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इनका कंट्रोल रूरल सोसाइटी में बहुत ज्यादा था। रिफ्लेक्ट अ लार्ज रिप्रेजेंटेशन, तो ये इंटरमीडिएट कास्ट थी। जैसे कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे है पेजेंट्स, आर्टिसंस, जो भी नॉर्मल पब्लिक की बात कर ले हम, और यहाँ पे है मुगल स्टेट, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में मुगल स्टेट और जमींदार, मुगल स्टेट और पेजेंट्स के बीच में जमींदार एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करते हैं, कि उनका कांटेक्ट इनसे भी है, उनका कांटेक्ट इनसे भी है, इनको यहाँ से वो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वो दे रहे हैं, बीच में ऑब्वियसली वो अपना कुछ शेयर रख रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये इंटरमीडिएट कास्ट्स हैं बिटवीन मुगल स्टेट एंड द पीपल। तो हमें स्पार्कलिंग ऑफ मुस्लिम जमींदारीज भी दिखती हैं कहीं कहीं पे। कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट जो उस वक्त के, कंटेम्प्रेरी किस वक्त के, जिस टाइम की हम ये पूरे थीम की बात कर रहे हैं, उस वक्त के जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी हमें ये सोर्स इंडिकेट करते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ओरिजिन कैसे जमींदारीज का कुछ जगहों पे ओरिजिन हुआ। जो वीकर पीपल थे वो पावरफुल मिलिट्री चीफटेन्स के थ्रू कुचले जा रहे थे, मतलब उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। एंड धीरे धीरे यही एक तरीका था जिससे जमींदारी एक्सपैंड हुई। हाउएवर अनलाइकली जो स्टेट थी, अभी मान नहीं सकते कि वो इस तरीके का एग्रेशन जमींदार्स को करने दे रही होगी, क्योंकि एंड में हायर अथॉरिटी तो स्टेट ही है ना। तो जो बाय एन इंपीरियल ऑर्डर सनाद, तो अब हम ये जो सोर्सेस कह रहे हैं कि उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया और फिर जमींदार आ गए पावर में, कि भाई उनको अत्याचार करके मिलिट्री, आर्मी उनके अपने जो लोग होते थे जिन्होंने रखे हुए हैं, उनके थ्रू दबाव डाल के वीकर लोगों के ऊपर अपनी पावर जमा ली। लेकिन उस वक्त सबसे ऊपर तो मुगल एम्पायर है ना, तो क्या वो ये सब होने दे रहे होंगे? तो ये बहुत मोर इम्पॉर्टेंट वर द स्लो प्रोसेसेस, जो धीरे धीरे जमींदारी बढ़ी और कंसोलिडेट हुई। ये भी हमें सोर्सेस के थ्रू पता चलता है। ये कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू लैंड्स बाय ट्रांसफर ऑफ राइट्स बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट एंड बाय परचेज, ये बहुत स्लो प्रोसेस था कि धीरे धीरे जो जमीन थी, लैंड थी, वो जमींदारों के पास आती गई, ऑर्डर्स के थ्रू परचेज किया उन्होंने, एंड लोगों को परमिट किया बिलोंगिंग टू रिलेटिवली लोअर कास्ट टू एंटर द रैंक ऑफ जमींदार्स एज जमींदारीज वर बॉट एंड सोल्ड ब्रिस्कली इन दिस पीरियड। तो जैसे हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि अपर कास्ट ही सिर्फ जमींदार बन रहे थे, ये चीज अब हट गई। स्टेट ने अब क्या कहा, आप जमींदारी खरीद सकते हो और आप बेच भी सकते हो। किसी जमींदार को लगे कि नहीं भाई मुझे अब जमींदार नहीं रहना,
या मैं इस जगह को छोड़ के चला जाना चाहता हूँ, तो वो जमींदारी बेच भी सकते हैं और वो खरीद भी सकते हैं, और स्टेट चाहे तो उनकी जमींदारी ले भी सकता है। तो अब जरूरी नहीं था कि अपर कास्ट, अब लोअर कास्ट भी जमींदार बन सकते थे। और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे जो कि कंसोलिडेटेड क्लैन और लीनिएज बेस्ड जमींदारी। धीरे धीरे ये एक कहते हैं ना, बेटा फादर भी जमींदार थे और उनका बेटा भी जमींदार बन गया, तो ये पुश्तों की वो चलने लग गई, वो लीनिएज चलने लग गई। फॉर एग्जाम्पल राजपूत्स एंड जाट्स, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया नॉर्दर्न इंडिया में। और धीरे धीरे ऐसा फिर हो गया कि वहां पे अब फिर राजपूत और जाट्स वगैरह ही जमींदार बनने लग गए, और फिर वो उनकी फैमिली दर पीढ़ी वो जमींदार ही बन रहे थे। पेजेंट्स एंड पेस्टोरलिस्ट, पेजेंट्स तो किसान हो गए, पेस्टोरलिस्ट जो एनिमल्स पालते हैं। कार्व्ड आउट पावरफुल जमींदारी सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न बंगाल में। हमें दिखा कि वहां जो किसान थे और जो पेस्टोरलिस्ट थे, उन्होंने भी पावरफुल जमींदारी अपने हाथों में ली, और जमींदारी काफी ज्यादा स्प्रेड हुई जब एग्रीकल्चरल लैंड का कॉलोनाइजेशन हो गया। और सेटलिंग कल्टीवेटर्स प्रोवाइडेड देम मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, जो भी अब क्योंकि लोग सेटल होने लग गए एक जगह पे, तो उनको फिर लेबर भी मिलने लगी जो कल्टीवेशन करेंगे। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जमींदारी सोल्ड हो रही थी, सोल्ड द प्रोड्यूस, जो भी एरिया जमींदारी है, उस जो लैंड है वो जमींदारी में आता है, उसमें से जो भी प्रोड्यूस बेचा जा रहा है फ्रॉम देयर मिल्कियत लैंड, तो ये भी एक तरीके से उनका इनकम ही हो रही थी। तो ये एविडेंस हमें शो करते हैं कि जमींदार अपनी मार्केट्स भी स्टैब्लिश किया करते थे, जिनको हाट्स कहते थे। इन एरियाज में किसान आया करते थे और अपना सामान भी बेचा करते थे, तो ऐसे करके मार्केट्स लगाया करते थे जमींदार, क्योंकि जमींदारों की तो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, तो फिर वो वहां पे इस तरीके की मार्केट्स भी लगाया करते थे। ऑल्दो हमें ये अभी भी डाउट है कि जो जमींदार होते थे वो एक्सप्लॉइटिव क्लास होती थी, जैसे हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि जमींदार बहुत ज्यादा अत्याचारी होते हैं, वो बहुत ही सबके साथ गलत करते हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उनका रिलेशनशिप कैसा था पेजेंट्स के साथ। और जो पैटर्नलिज्म था एंड पैट्रनेज था, ये दो एस्पेक्ट हैं जो हम ना बहुत ज्यादा दिखते हैं हमको। पैटर्नलिज्म मतलब भाई हमारे यहाँ पे तो मेल ही डोमिनेटिंग है, और पैटर्नेज कि किसी को पैटर्नेज दे देना, पैटर्नेज मतलब आपने किसी को ये आपकी पैटर्नेज है, आपको अब समझ आओ, नहीं तो मीनिंग समझ, मुझे समझ, मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, मुझे पैटर्नेज का भी वर्ड का वो समझ नहीं आ रहा अभी। तो दो एस्पेक्ट्स हमें रीइंफोर्स करते हैं इस व्यू को, जो जमींदार वाला व्यू है। पहला फैक्ट ये है कि जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने कास्ट बेस को कंडेम किया, और जो भी लोग परेशान हो रहे थे उन्होंने कहा कि जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है ये सही नहीं है। तो जो वो भक्ति सेंट्स है उन्होंने कभी भी जमींदार को ऐसा पोर्ट्रे नहीं किया कि वो बहुत गलत थे या वो एक्सप्लॉयटर्स थे या ऑपरेसर्स थे पेजेंट्स के, क्योंकि वो लोग तो उस वक्त के हालात लिख रहे थे, पर उन्होंने ऐसा लिखा कि वो तो बहुत ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें ये चीज शो कर रहे हैं। सेकेंड बात यह है कि लार्ज नंबर ऑफ एग्रीगेरियन अपराइजिंग्स, नॉर्थ इंडिया में एग्रीगेरियन सोसाइटी थी वो बढ़ रही थी 17th सेंचुरी में, तो जमींदार को पेजेंट्स का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था, क्योंकि उस वक्त लोग स्टेट्स यानी कि मुगल एम्पायर से बहुत परेशान थे, कितना रेवेन्यू लग रहा है, तो माना जाता है कि कभी कभी जमींदार उनको स्ट्रगल में वो सपोर्ट भी किया करते थे। तो फिर वही क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या हमारी जो जमींदार और पेजेंट्स हैं उनके बीच का रिलेशन पॉजिटिव था, अच्छा था, या फिर जैसा मूवीज में दिखाया जाता है या जैसे हम लोगों को लगता है वैसा था, तो वो अभी भी क्वेश्चन मार्क रहता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब कि जमीन के ऊपर एक आपको रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा, आपको बेसिकली स्टेट को एक टैक्स देना पड़ेगा, उसका एक सिस्टम था, और पूरा मुगल एम्पायर उसी से ही चलेगा। जो देखो राजा काम नहीं कर रहा, राजा तो खेती नहीं कर रहा ना, राजा कोई बिजनेस कर रहा है, राजा को तो जो टैक्स मिलेगा उसी से ही उसका पूरा का पूरा काम चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, इसीलिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस मेंटेन किया गया कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए, ध्यान दिया जाए, और हर चीज का
फिक्स किया गया रेवेन्यू कि आपकी जमीन इतनी और इतनी, ये इतनी ब्रेड्थ है और इतनी लेंथ है, तो इस हिसाब से आपका ये इतना अमाउंट ऑफ मनी आपको देनी होगी रेवेन्यू में। तो प्रॉपर रेवेन्यू फिक्स किए गए थे। और धीरे धीरे जैसे एम्पायर एक्सपैंड करता गया तो ये चीज और ज्यादा बेहतर तरीके से की गई, और ये हमें एन अकबरी में बहुत अच्छे से दिखता है। प्रॉपर ऑफिस था जिसको दफ्तर कहा जाता था, और ऑफ द दीवान, जो इन चीजों को ध्यान दिया करता था कि ये एग्रीकल्चर और ये जब रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है ये अच्छे से हो, क्योंकि इसी पे ही पूरा एम्पायर निर्धारित करता है। और तब तो एग्रीकल्चर ही मेन स्टेटस था, तो प्रॉपर ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया करते थे और इस बात का ध्यान देते थे कि कहाँ क्या चीज ग्रो हो रही है और उसको कितना टैक्स देना है। जो मुगल स्टेट थी, यानी कि जो मुगल एम्पायर था, वो एक एक जगह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करते थे कि कौन से लैंड पे क्या उगाया जा सकता है और वो लैंड की क्या क्षमता है। टैक्स तभी निर्धारित होगा ना, जैसे आप कोई पहाड़ वाला एरिया है तो वहां बहुत ज्यादा स्टेप फार्मिंग होगी, टेरेस फार्मिंग होगी, तो वहां कितना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाएगा। और अगर कोई फर्टाइल एरिया है जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है, जहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल है, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ही फिक्स किया जाता था टैक्स। और 2 स्टेजेस होती थी लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट जो प्रॉपर किया गया था। पहली स्टेज ये थी कि असेसमेंट किया जाता था कि कितना टैक्स हो सकता है। एक्चुअल कलेक्शन के से पहले असेसमेंट किया जाता था, फिर एक्चुअल कलेक्शन होता था। जमा उस अमाउंट को कहते हैं जो कि इकट्ठा हुआ करता था, और जमा वो अमाउंट है जो वो लोग सोचते थे कि असेस होगा, और हासिल वो होता था जो एक्चुअली कलेक्ट हुआ है। तो 2 बातें हैं, एक है आपने अनुमान लगाया है, आपने असेस किया है कि इतना हो सकता है। एक्चुअल कलेक्टेड जो आपके हाथ में सच में आया है। तो जमा वो है जो आपने सोचा है कि असेस हो जाएगा, हासिल वो है जो हकीकत में आपने इकट्ठा किया है। आमिर गुजार ये रेवेन्यू कलेक्टर होते थे और इनकी बहुत सारी ड्यूटीज हुआ करती थी। अकबर जो थे उन्होंने कल्टीवेटर्स को कैश में पेमेंट करनी शुरू की थी। द ऑप्शन ऑफ पेमेंट इन काइंड वॉज ऑल्सो केप्ट ओपन, कि आप या तो कैश में दे दो, अगर आप कैश में नहीं देना चाहते तो आप काइंड में भी दे सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन थे। फिक्स किया जाता था रेवेन्यू, और कोशिश की जाती थी कि स्टेट को जितना ज्यादा मैक्सिमम फायदा मिल सके, जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस पैसा या फिर काइंड जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा मिले उनको, उसकी कोशिश की जाती थी। अब कल्टीवेटेड एंड कल्टीवेबल लैंड, इन दोनों को मेजर किया जाता था। ये सारे रिकॉर्ड्स आपको एन अकबरी में मिलेंगे, अकबर के रूल के टाइम पे एक एक एफर्ट लिया गया था कि एरिया को मेजर किया जा सके। और यही चीज आपको 1665 में औरंगजेब के टाइम पे भी मिलेगी कि उसने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को बोला था कि प्रॉपर हर सालाना एनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं कि कितने ज्यादा कल्टीवेटर्स हैं हर विलेज में, यानी कि कितने ज्यादा किसान हैं, क्या जमीन है, हर चीज के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं। तो पर फिर भी इतना बड़ा एरिया है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे आप पूरे एरिया को, इतना बड़ा एरिया, सपोज ये पूरा एरिया है, अब आप कहीं पे तो फॉरेस्ट है, कहीं पे बहुत ज्यादा डेंस माउंटेन्स हैं, तो हर एरिया मेजर नहीं किया गया। तो इतनी कोशिशों के बाद भी सक्सेसफुली हर एरिया मेजर नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं फॉरेस्ट हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा डेंस पहाड़ हैं कि वहां लोग नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे करके हर जगह का रिकॉर्ड्स नहीं है। एक ये बॉक्स है, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी सिस्टम, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कि हर चीज को कैसे संभालना है। उसमें एक मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस होता था जिसको हम मनसबदारी कहते थे, कि उसको मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक दोनों चीजें हैं। इनका क्या काम होता था कि जो सिविल और मिलिट्री दोनों अफेयर्स होते हैं स्टेट के, उनको देखना है। सिविल स्टेटस जैसे कि आपको लैंड कितना है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, नॉर्मल चीजें। और मिलिट्री अफेयर्स की हथियारों से रिलेटेड, और कोई वॉर होने वाली है या कोई अंदर से विद्रोह हो रहा है, तो वो दोनों चीजें। कुछ मनसबदार जो होते थे उनको ये पेमेंट कैश में की जाती थी, इसको नकदी कहते थे, जबकि मेजॉरिटी ऑफ देम को
असाइनमेंट्स ऑफ रेवेन्यू दिया जाता था कि आपने जितना पैसा इकट्ठा किया उसमें से कुछ आपको रेवेन्यू दिया जाएगा, जिसको जागीर कही जाती थी कि ये आपकी जागीर है। ये पूरा सपोज जैसे एरिया है, अब इसमें से ये एरिया किसी को दे दिया गया, ये किसी की जागीर है, तो अब यहाँ से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो मिस्टर ए का हो गया, जिसको ये जागीर दी गई है। तो ऐसे करके जागीर दे दी जाती थी अलग अलग रीजन्स में। और सपोज बहुत टाइम तक अगर मिस्टर ए यहीं रहे तो मिस्टर ए को तो लगेगा कि मैं तो यहाँ का राजा बन गया, तो वक्त के साथ इनकी यहाँ से मनसबदारी हटा के इनको प्लेस कर दिया जाता था। सपोज यहाँ पे प्लेस कर दिया गया तो इनको ट्रांसफर भी कर दिया जाता था पीरियोडिकली, ताकि ये ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो ये मनसबदारी सिस्टम था। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप याद कर लीजिएगा, मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस एंड सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ये दोनों लुक करते थे ऑफ द स्टेट, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। तो ये है पूरा मनसबदारी सिस्टम, जो कि आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुगल का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसमें ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम अगर बात करें फ्लो ऑफ सिल्वर, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक सिल्वर का कॉइन है, सिल्वर इनकी चांदी। तो अब सिल्वर के कॉइन अकबर के टाइम में इशू किए जा रहे हैं। तो अब मुगल एम्पायर धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ, तो ये काफी लार्ज एरिया में टेरिटरी बन गया और इनकी पावर आप 16th और 17th सेंचुरी में जब देखोगे तो वो काफी बड़ी हो गई थी। और इसी टाइम पे मिंग एम्पायर था चाइना में, सफाविद ईरान में, ओटोमन तुर्की में। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन सारे एम्पायर्स में अचीव हो गई थी, जिसने एक ट्रेड का नेटवर्क चाइना से लेके मेडिटेरियन सी तक क्रिएट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे स्टेबिलिटी थी। और फिर वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, रास्ते डिस्कवर होने लग गए, लोग ट्रैवल करने लग गए, नए नए एरियाज डिस्कवर होने लग गए, ट्रेड बढ़ा और रिजल्टेड इन ग्रेटर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ओवरसी ट्रेड। हमारे यहाँ से समुद्र के थ्रू ट्रेड होने लग गया और एक्सपेंशन हुआ ट्रेड का। काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ सिल्वर इनटू एशिया आने लग गया, क्योंकि गुड्स पे होने लग गए। तो हमारे यहाँ पे ओवरसी ट्रेड हो रहा था और ट्रेड बढ़ रहा था। तो इंडिया में आप ये देखोगे कि नेचुरल रिसोर्स ऑफ सिल्वर ज्यादा नहीं है। तो जब ट्रेड के थ्रू हमारे यहाँ सिल्वर आ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। जैसे ये वाले जो कॉइन है ये औरंगजेब ने इशू किए हैं, तो सिल्वर जब ज्यादा होगा तो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ पे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है सिल्वर के। तो 16th और 18th सेंचुरी में आप देखोगे कि रिमार्केबल स्टेबिलिटी थी मेटल करेंसी में। आपको उस टाइम पे सिल्वर रुपया दिखेगा। जो अकबर के टाइम में भी सिल्वर था, तो जाहिर सी बात है कि अकबर के बाद के जो एम्पायर होगा उसमें भी आपको कुछ टाइम तक स्टेबिलिटी रही और सिल्वर कॉइन ही यूज हुआ। ठीक है, ये थी एक बात। अब आगे देखते हैं कि जो एक्सपेंशन हुआ कॉइन्स का और मनी सर्कुलेट होने लग गई, इससे क्या हुआ, टैक्सेस और रेवेन्यू जो था वो कैश में एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया। पहले क्या था, कैश और काइंड दोनों का ऑप्शन था, अब कैश में इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहा था। एक इटालियन ट्रैवलर जियोनो कारी ने ये अपने टेस्टिमोनी में, अपनी जो आंखों देखा या उनका जो भी एक्सपीरियंस था जब वो इंडिया से पास कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि सिल्वर पूरी दुनिया से ट्रैवल करके इंडिया में ही आ रहा है। कि भाई पूरे ग्लोब में चाहे सिल्वर कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, बट अल्टीमेटली इतना ज्यादा ट्रेड इंडिया में हो रहा है कि सिल्वर यहीं आ जाता है। तो ये हमें बताता है कि हमारे यहाँ से कितना बेहतरीन ट्रेड हो रहा था और ट्रांजैक्शन हो रहा था, सामान का और पैसे का एक्सचेंज हो रहा था 16th से 18th सेंचुरी के बीच में। और वो इटालियन ट्रैवलर के रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि सिल्वर, जो कि हमारे यहाँ इतना नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो हमारे यहाँ पे बहुत इजीली मिलने लग गया। और अकबर से लेके औरंगजेब के टाइम में आपको दिख रहा है कि कॉइन्स सिल्वर के बनाए जाने लगे, रुपया सिल्वर में दिखा और टैक्स और रेवेन्यू उसी में इकट्ठा किया जाने लग गया होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत ज्यादा ट्रेड हमारे यहाँ पे हो रहा था। अब एक पॉइंट है एन अकबरी ऑफ अबुल फैजल। अब हमने हर टाइम में यही एज अ सोर्स लिया है कि एन अकबरी में क्या लिखा है, एन अकबरी में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि जो लोकल लोग हैं
उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिकॉर्ड्स लिखें। तो ये जो ऑफिशियल्स होते हैं वही ये रिकॉर्ड्स लिखते हैं, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो ऑफिशियल्स हैं दे आर अंडर द स्टेट, इनको एम्परर या किंग ने ही अपॉइंट किया है, या उन्हीं की कोर्ट में रहते हैं, तो ये उनके बारे में ज्यादा अगेंस्ट नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल या तो बैलेंस होंगे या किंग के हमेशा अच्छे में ही लिखेंगे। तो आपको हमेशा जब आप ऑफिशियल सोर्सेस पढ़ रहे हो तो आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अबुल फैजल जो थे ये अकबर के कोर्ट में हिस्टोरियन थे, जिन्होंने ये सब कुछ लिखा, वो उनके फ्रेंड भी थे। तो ये जो एने अकबरी है ना, ये अकबर नामा का हिस्सा है, ठीक है। वो हम इस पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे, तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई थिंक अब आपका एने अकबरी वाला पार्ट रह गया है, और आई थिंक ये लास्ट ही है, तो इसको खत्म ही कर देते हैं अभी, फिर आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो फिर एक इतने से के लिए क्या इंतजार करना, अभी पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। तो एने अकबरी ये जो है, मैंने आपको बताया कि अबुल फैजल ने लिखी, ये प्रोजेक्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट, जिसमें आपने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि अकबर एम्पायर में कैसे सब चीजें चल रही थी, कैसे टैक्स इकट्ठा होता था, किस इंसान की क्या पोस्ट थी, कोई रेवेन्यू ऑफिसर था, तो वो सब बातें इसमें लिखी गई हैं। ये अकबर ने ही उनको ऑर्डर किया था कि आप लिखो। ये 1598 में कंप्लीट हुई थी, जो कि एमसीक्यू के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd जो ईयर चल रहा था जब अकबर 42 ईयर्स तक रूल कर चुके थे, तब ये 5 रिविजन्स करने के बाद ये फाइनली कंप्लीट हो गई थी। अब एने अकबरी जो है अकबरनामा के 3 हिस्से हैं, ये 4 बन गए, 3 हैं, उसमें से एक है एने अकबरी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक पार्ट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट जिसका नाम है अकबरनामा, जिसमें 3 बुक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये 3 बुक्स में क्या है ये भी आप जान लीजिए कि जो फर्स्ट 2 हैं उसमें हिस्टोरिकल नरेटिव है। ये आपको ना भी अगला चैप्टर 2 नहीं, मतलब चैप्टर 9th चैप्टर जो है आपका, उसमें हम आपको ये दोनों बुक्स के बारे में भी पता चलेगा, जिसमें अकबर की फैमिली के बारे में बताया गया है, हरम हुआ करता था वुमेन के लिए, और किस तरीके से हर चीज को किया गया वो आपको इसमें मिलेगा। तो अब पर हम अभी एने अकबरी की बात कर लेते हैं, जो 3rd बुक है, उसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है एम्पायर के, कि कैसे हर चीज एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था। एने अकबरी से हमें पता चलता है कि कैसे कोर्ट्स ऑर्गेनाइज की जाती थी, हर चीज को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था, आर्मी को कैसे संभाला जाता था और ऑर्गेनाइज किया जाता था। हमें रेवेन्यू के सोर्सेज मिलते हैं कि कैसे टैक्स इकट्ठा किया जाता था, जैसे जमीन को नापा जा रहा था, जमा और हासिल के बारे में पता चलता है, प्रॉपर फिजिकल लेआउट पता चलता है कि अकबर के टाइम पे कितने एरिया तक उनका रूल था, और कितने लोग पढ़े लिखे थे, क्या कल्चर था, लोग किस तरीके का रिलीजन फॉलो करते थे। डिटेल डिस्क्रिप्शन अकबर के जो गवर्नमेंट थी वो, मतलब जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था उसके बारे में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। काफी अलग अलग सूबाज थे, जो पूरे एम्पायर को सूबाज में डिवाइड किया गया था। तो एंड में हमें ये सब कुछ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसको प्रॉपरली इकट्ठा किया गया है और कंपाइल किया गया है सिस्टमैटिकली, आपको यहाँ पे ये मिलेगा। जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है मंजिल आब्दी। ये जो उनका घर है, हाउस होल्ड है, उसको कैसे संभाला जाता था, इतनी सारी रानियां होती थी, उन सब चीजों के बारे में है। और जो ये एन के जो 5 बुक्स हैं दफ्तर्स, उनकी बात की जा रही है कि फर्स्ट 3 बुक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। फर्स्ट बुक में मंजिल आब्दी है, सेकंड है सिपाह आब्दी जो कि मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो एन जो है ये कैसे बनी है, 5 बुक्स से बनी है, ठीक है। उसमें से फर्स्ट कौन सी है, मंजिल आब्दी, सेकंड है सिपाह आब्दी जो कि मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सर्वेंट्स को कैसे स्टैब्लिश किया गया, हर चीज से रिलेटेड है। इसमें आपको नोटिस जो फरमान होते थे वो सब आपको, बायोग्राफीज मिलेंगी, स्केचेस मिलेंगे, ऑफिशियल्स जो मनसबदार, जिनको मनसबदारी दी जाती थी, उनके बारे में। थर्ड है मुल्क आब्दी। मुल्क आब्दी जो है वो फिजिकल साइड बताती है एम्पायर का, कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है कि क्या रेवेन्यू हुआ करता था किस जगह का, वो सब हमें पता चलता है इस वाले पार्ट में।
तो ये जो सूबास के लेवल होते थे इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको इन बातों में मिल जाएगा। अब इनके आगे भी आप देखोगे कि आपको 8 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया गया है। परगत, महल, किला जो कि फोर्ट्स होते हैं, अराजी जो जमीनें, आप मेजर्ड एरिया जो होता है आप सिर्फ यही याद रख लेना, नकदी जो कि अमाउंट है रेवेन्यू इकट्ठा करने का, सूगा ग्रांट्स जो कि रेवेन्यू में दी जाती थी, चैरिटी का काम किया जाता था, जमींदार जो थे, और कॉलम 5 और 8 में जो कास्ट थी जमींदार की और जो ट्रूप्स होते थे, कितने घोड़सवार उनके पास हैं, पैदल जो पियादा हैं वो कितने हैं, एलिफेंट्स कितने हैं, ये सब कॉलम में लिखा गया था। ये किसकी बात हो रही है? मुल्क आब्दी की बात हो रही है। तो 4th एंड 5th बुक जो थी वो दफ्तर थे। तो 1st 2nd 3rd हो गई, 4th और 5th जो है वो दफ्तर है। ठीक है। एन जो है वो अकबर नामा का एक पार्ट है और उस एन के ये फर्दर पार्ट्स हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर हो तो एक बार 15 मिनट्स की रिविजन वीडियो भी मैंने बनाई थी, आप वहां से भी देख लेना, तो आपको एक बार दोबारा भी समझ आ जाएगा। तो रिलीजियस और लिटरेसी कल्चरल ट्रेडिशंस जो पीपल ऑफ इंडिया के हैं और कलेक्शन ऑफ अकबर के ऑस्पिशियस सेइंग, अकबर ने एक अपना धर्म भी बनाया था, आपको भी अगले चैप्टर में वो सब पता चलेगा। तो उन सब की जो सेइंग्स थी उनकी वो सब भी इनमें लिखी गई थी। एन जो थी वो एम्परर अकबर ने ही ऑफिशियली स्पॉन्सर की थी और उसमें ऑफिशियल पेपर्स वगैरह हर चीज लिखी गई थी। उसको 5 बार रिवाइज किया गया था और बहुत ध्यान से अबुल फैजल ने ऑथेंटिसिटी के साथ हर चीज के जो सोर्सेस थे उनके साथ उनको लिखा था। और आपको उसमें फैक्ट्स दिखेंगे, क्रॉनिकल्स दिखेंगे, एक एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है। हिस्टोरियंस बहुत ध्यान से एन को पढ़ते हैं, उनके हर पॉइंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन उनको फिर भी काफी सारी कमियां उसमें दिखती हैं। पर फिर भी उस वक्त के हिसाब से इसको बहुत अच्छे से बनाया गया था। एक लिमिटेशन, ये तो एक लिमिटेशन है कि कुछ हमें न्यूमरस एरर्स मिलते हैं, सिंपल स्लिप्स जो अर्थमेटिक या ट्रांजैक्शन के आपको कुछ दिखेंगे जो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें एरर है। दूसरी एक लिमिटेशन हमें दिखती है कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है, डेटा हर जगह का बराबर नहीं इकट्ठा किया गया। कुछ सूबे का तो बहुत अच्छे से इकट्ठा किया गया है, लेकिन कुछ एरिया जैसे बंगाल और उड़ीसा का हमारे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो कहीं की तो बहुत ज्यादा है और कहीं की है ही नहीं, तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है। एन अकबरी प्रोवाइड्स काफी हद तक जो हमें कैपिटल आगरा से रिलेटेड और उसके आसपास का डेटा हमें बहुत ज्यादा अच्छे से मिलता है, लेकिन बाकी की कंट्री का क्या, उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। लेकिन इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बाद भी उस वक्त इतनी बड़ी 3 वॉल्यूम्स पूरे बनाना और फिर एन के भी आगे 5 हिस्से, तो ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है। और आगे आपको अगले चैप्टर में भी इसके में काफी कुछ पता चलेगा, लेकिन यहाँ से हमें बहुत कुछ कंट्री के बारे में हमें पता चला और जमींदार के बारे में पता चलता है, वुमेन के बारे में पता चलता है, रेवेन्यू के बारे में पता चला, और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 7 चैप्टर 8 जिसका नाम है पेजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। अगला चैप्टर भी मुगल एम्पायर से रिलेटेड है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। उसमें आपको अकबर के बारे में और डिटेल में समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये जो अकबरनामा की बात जिक्र दोबारा से वहां पे भी होगा, और उसमें हम अलग अलग जो बाबरनामा और इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी तक के लिए यही आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर का रिलेशन आपको अगले चैप्टर 9 में भी देखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, क्योंकि मेरा मोटिव है क्लास 12th की आपकी हिस्ट्री की सारी बुक्स, जो भी 3 बुक्स हैं उनके हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना। कुछ भी ना समझ आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई भी अगर डाउट हो तो। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड